ओके गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, लेट्स स्टार्ट। आप सभी लोग समरी नोट पे आ चुके होंगे। दोस्तों, एज आई हैव टोल्ड यू, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दोनों के दोनों चैप्टर आज हम लोग पहले रिवाइज करेंगे फ्रॉम योर समरी नोट। ओके, आई वांट योर समरी टू बी देयर विथ यू। समरी नोट खोल दिया आपने? और मैंने कल बोला था, पर कुछ लोग हैं जो बैग रखते फिर वापस खोलते हैं क्लास में। कितने लोगों ने समरी नोट्स लाई? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं लाई वो बाजू वाले की हेल्प ले, और ऐसे जगह पे बैठे जहां पे कोई समरी वाला है तो आपको पढ़ने मजा आएगा। वैसे मेरे स्क्रीन पे चलता रहेगा। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सर मैंने लाई है, बेटा बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों ने लाई है। चलो गाइस, आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 5 पार्ट्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है आपको? केडी, केई, केआर, केपी। एक बार चारों देख लीजिए आप, यहां पे है केडी, केई, केआर, केपी, वैग, बराबर है। ये 5 चीजें आपको दिख रही है एवरीवन। देखते हैं क्या क्या याद है आपको, क्या क्या किया आपने इस चैप्टर में। You remember what are the 6 types of KE? Dividend price approach, dividend price approach with growth, earning price approach, earning price with growth, CAPM and RIA approach, realize yield approach। हाँ, आवाज नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। With the help of this summary note का लेक्चर, ये लेक्चर मैं आपको YouTube पे देने वाला हूं। आप YouTube का लेक्चर यानी कि आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना होगा इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर, ठीक है ना। आपके समरी नोट होगा और ये वीडियो होगा, एंड देन यू आर डन, ठीक है ना। तो इसके बाद में रिवीजन विल बी वेरी इजी। इसके बाद में कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज करना, पहले इस वीडियो को देखे और फिर बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करे, इट विल बी वेरी इजियर। डायरेक्टली जाके अगर आप चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे इट विल बी रियली डिफिकल्ट, बिकॉज हो सकता है आप ये चैप्टर को 3 महीने बाद देखो, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में देखो। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगला अटेम्प्ट आएगा कम से कम 7 महीने बाद, 3 ये और 4 अगले, तो 7 महीने बाद याद नहीं आएगा शायद से मैंने क्या पढ़ाया था। तो दिस माय रिवीजन वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज द चैप्टर। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आपका ध्यान होना चाहिए, समरी नोट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो वॉल्यूम नंबर 1 है, जहां पे क्या वॉल्यूम नंबर 1 तो लाते नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो ये साथ में रखिएगा, मेरे पास में है वॉल्यूम अगर इनकेस रिक्वायर्ड। ओके, चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों केडी के साथ में। एवरीबॉडी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केडी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। बताएं दोस्तों, इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है? केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी होल अपॉन एनपी। बिल्कुल सही चल रहा है, याद आ गया? ओके, अब बात करेंगे रिडीमेबल की। सब लोग अच्छे से याद करना, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। याद आ रहा है? वेरी गुड। अब बताएंगे दोस्तों एनपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड, यानी कि हाथ में पैसा आया कितने। आपकी इश्यू प्राइस 100 रुपए पर आपका 4 रुपए ब्रोकरेज है, तो क्या होगा? इट विल बी 96। कम ऑन। तो जो भी आपकी ब्रोकरेज होती है, जो भी आपकी डिस्काउंट होती है, वो सब माइनस हो जाता है, और उसके बाद में जो पैसा मिलता है उसको नेट प्रोसीड कहते हैं। अक्सर नेट प्रोसीड को वो कहते हैं जो हमारा इश्यू प्राइस होता है। पर जिस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस दिया नहीं होता है, हम वहां पे उस क्वेश्चन का उस समय का मार्केट प्राइस लेते हैं। कौन सा? इस समय का क्या उस समय का? इसका नहीं, उसका। क्योंकि जब इशू हुआ था, हो सकता प्राइस वाज 50, टुडे प्राइस इज 500, बट यू कांट से मेरे को 500 मिले थे, 500 तो आज मिले हैं, तो दैट टाइम इट वाज 50, तो यू शुड नॉट से कि 500 मिला। एनपी इज व्हाट? उस समय का इशू प्राइस या उस समय का मार्केट प्राइस जो भी दिया हुआ। सबसे पहली बात, इशू प्राइस उस समय का या फिर उस समय का मार्केट प्राइस, और कुछ नहीं दिया तो फिर फेस वैल्यू। Is it clear everyone? What is the meaning of RV? यानी कि 10 साल बाद मैं ये पैसे जब वापस लौटाऊंगा डिबेंचर, तो कितने इसके वैल्यू के, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? RV। व्हाट डू यू मीन बाय N? आप बताएंगे N से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो केडी कॉस्ट होती है और केडी कॉस्ट होती है वो 1 साल की कॉस्ट होती है, इसलिए जो RV माइनस एनपी, अगर मान लीजिए कोई चीज आज मैंने इशू की 70 रुपए में और उसको फ्यूचर में रिडीम करना है 100, तो यानी कि 30 रुपए का घाटा जो हुआ है ना, तो 30 रुपए घाटा 1 साल में नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको n से डिवाइड करता हूं, यानी कि 1 साल में कितना खर्चा लगा वो देखता हूं। बट आप सभी जानते हो इसके ब्रैकेट में आप चाहते तो यहां पे 1 माइनस टैक्स ले सकते हो,
सर 1 माइनस टैक्स कब ले सकते हो और कब नहीं ले सकते हैं? यहां पे जैसे आपने 1 माइनस टैक्स देखा है वैसे यहां पे भी 1 माइनस टैक्स ले सकते हो अगर आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो। अभी एट दिस मोमेंट दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल, इसलिए इसके ब्रैकेट में मैं 1 माइनस टैक्स नहीं लिखता हूं। सर ओके एवरीवन? ओके, आपसे सवाल पूछेंगे। अब बताओ दोस्तों, व्हाई 1 माइनस टैक्स इज देयर फॉर इंटरेस्ट? बिकॉज इंटरेस्ट इज द आइटम ऑफ P&L अकाउंट। व्हेन यू आर चार्जिंग इंटरेस्ट, P&L में आपका टैक्स हो जाता है कम। बिकॉज इंटरेस्ट आएगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा, ऑब्वियसली 1 माइनस टैक्स लिखेंगे। व्हाई नॉट 1 माइनस टैक्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड? बताओगे इसका जवाब? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड में, बोलो यार जल्दी से यार, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट द आइटम ऑफ P&L अकाउंट, इसलिए आपको कोई भी फायदा वहां पे नहीं होता, टैक्स कम होता नहीं है, इसलिए उसके ब्रैकेट में 1 माइनस टी नहीं लिखता हूं। आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे आप मुझे। केडी, केआर, केई, केपी इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। आपको ये दिमाग में है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आरवी माइनस एनपी को, वेरी गुड, नाइस, ये तो आपको मैंने बोल दिया। क्या ये फॉर्मूला को इस प्रकार पढ़ा जाए, केडी अपॉन केपी? क्या लिखा है ये दोस्तों? यहां पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा यूज किया, ये कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि आपके हाथ में कितना पैसा मिला, ये एनपी होता है, राइट? कि आपको कितना पैसा मिला और आपने उसके ऊपर कितना खर्च किया, ये हमेशा फॉर्मूला का, चाहे लेट इट बी केपी और केडी कुछ भी होने दो, आपके डिनोमिनेटर आता है कितना पैसा आपके हाथ में एक्चुअल में आए, एंड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग ब्रोकरेज, हाथ में कितना है, दैट इज व्हाट एनपी इज ऑलवेज अबाउट। और ऊपर क्या आता है, कितना उसके ऊपर खर्च किया, है ना? तो खर्च किया में इंटरेस्ट लेंगे या इंटरेस्ट माइनस टैक्स लेंगे? और खर्च किया में पीडी लेंगे या पीडी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स? आगे बढ़ेंगे। आपको याद आ रहा है? सभी लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आना चाहिए, ओके? आपके टेस्ट है बहुत जल्दी इसके ऊपर। दोस्तों प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करेंगे, आई मीन सब एक साथ में जो होगी सारे चैप्टर्स की। केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, केपी की बात करते हैं, इसमें भी वापस 2 बच्चे बनेंगे, आपको याद है? अभी फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है, बगैर देखे आप बताएंगे। ये रिडीम की बात करेंगे, पीडी अपॉन एनपी, और रिडीमेबल की बात करेंगे, पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। क्लियर? आगे रिजर्व की बात करते हैं, जिसको आ रहा है वो ना देखे स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी गिवन, और जिसको नहीं आ रहा वो देख सकते हैं, देख के जवाब दे सकते हैं। आप बताएंगे के आर इन ए कॉस्ट ऑफ रिजर्व, के आर इज इक्वल टू ऑलवेज के ई। पर ऐसा भी हो सकता है अगर ये पैसा मैं शेयर होल्डर को दे देता तो शेयर होल्डर कितना पैसा कमाता, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिजर्व। अक्सर होता क्या है ना, ईपीएस 100 रुपए है और मैं डिविडेंड बांटता हूं 10 रुपया, 90 रुपए नहीं देता हूं, तो शेयर होल्डर कहता है कि 90 रुपीज तो हमारे बाप की, तुम क्यों रख रहे हो? तो 90 रुपीज वी वांट बैक। तो व्हाट वी आर सेइंग कि भाई तू जितना कमा सकता था उतना मैं भी कमा के दे रहा हूं ना, तो फिर तो अपने पास में रखता क्यों है? तो तुम कितना कमा सकते हो? तुम 20 कमा सकते हो, तो मैं क्या बोलता हूं, ओके फाइन, मैं भी तुम्हें 20% दूंगा, इसलिए मेरे केई और केआर सेम हो जाए, यानी मेरा जो कॉस्ट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी, तो वो कितना कमा सकता था 20, तो मेरे रिजर्व से कितना उम्मीद करेगा 20। पर मैं कहता हूं भाई साहब ये 20 तुम्हें नहीं मिलेंगे, 20 में तुम 25% का टैक्स भी दोगे, तो तुम्हारे हाथ में 15% ही होगा। तो एक काम करता, फिर मुझसे क्यों 20 मांग रहे हो? If you are getting 20 but on which you are paying tax of 25%, then do not expect that 20% from me because you are also getting 15%. तो क्या करो, my K and KR is not same in that case. अगर ऐसा लिया है कि वो taxable in the hands of individual है, तो अपना फॉर्मूला बदल के ऐसा होता है, KR is equal to KE ब्रैकेट में 1 minus tax। अगर वो 25% है तो यहां पे आएगा 20, यहां पे आएगा 1 minus tax यानी कि 25, ये आंसर आएगा 15%। Is that okay everyone? But point to be noted, this tax is considered as what personal tax. It should not be a corporate tax. कभी कभी किसी क्वेश्चन में 2 टाइप के टैक्स दिए होंगे, पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि वो वाला टैक्स जो 1 माइनस टैक्स में लगता है, 1 माइनस टैक्स में लगता है। याद रखना, जो अपना केडी का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, वो टैक्स आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है। और ये कैसा है, ये शेयर होल्डर का अपना टैक्स है, उसको कितना टैक्स लगता था, इसलिए हम लोग पे 1 माइनस टैक्स लिखते हैं। ये टैक्स कौन सा है, पर्सनल टैक्स। ओके एवरीवन, आगे एक बात देख लीजिए, टैक्स एक है कॉर्पोरेट, एक है पर्सनल। ये कब यूज करना चाहिए पर्सनल वाला, जब आप केआर यूज करेंगे। कॉर्पोरेट तब यूज करना चाहिए जब आप इंटरेस्ट के ब्रैकेट वाला टैक्स लिखते हो, राइट?
ओके एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। आओ ना, देखो ना, एक काम करते हैं, केई को समझते हैं। याद है केई वाला फॉर्मूला? यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अरे देख रहे कि नहीं? इसका वन लिखा है, वन इज व्हाट डिविडेंड प्राइस अप्रोच, द सेकंड वन इज व्हाट अर्निंग प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज व्हाट, एक तो डिविडेंड प्राइस विदाउट ग्रोथ, डिविडेंड प्राइस विद ग्रोथ। अर्निंग का भी हुआ अर्निंग प्राइस विदाउट ग्रोथ, अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब मेरा सवाल है कि अगर वो डिविडेंड प्राइस है, यानी कि मुझे, मैं क्या दे रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे P0 मिलता है, उसके ऊपर मैं D1 देता हूं। व्हाट डू व्हाई इट्स D1? क्योंकि आप जैसे शेयर होल्डर किसी कंपनी में पैसे लगाते हो, वो P0 शून्य ईयर में पैसे लगाते हो, पर शून्य ईयर में डिविडेंड नहीं मिलता, आपको नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलता है। दैट्स व्हाट इज D1 अपॉन P0। बट याद रखना, कभी कभी किसी क्वेश्चन देता मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस P0 दी होगी, उस समय लिखा होगा उसका ब्रोकरेज था, तो यू हैव टू डिडक्ट दैट ब्रोकरेज फ्रॉम दैट P0। याद रखना, वापस से कह रहा हूं, इट इज नथिंग बट NP। समझा? मार्केट प्राइस, मैंने आज कंपनी का शेयर इशू किया 100 रुपए में, उसका 5 रुपए ब्रोकरेज दिया, यानी मेरे हाथ में पैसे कितने हैं? उसके ऊपर मैं अगले साल अगर आपको 5 रुपए डिविडेंड दे रहा हूं, तो इट इज 5/95। आई कैन से 5/100। 100 बोल रहा है, इसका मतलब मेरे को 100 रुपए मेरे हाथ में आए, 100 तो आए नहीं। तो दैट्स व्हाट आई कैन डू इज, मुझे वो जो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5 लिखना है, पर नीचे 100 - 5 लिखना है, क्योंकि मैं यहां पे P0 को लिखते समय P0 नहीं लिख सकता, माइनस मुझे ब्रोकरेज लिखना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे ये हिडन पॉइंट है, बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ। अब बताओगे दोस्तों, यहाँ पे एक आंसर है ग्रोथ वाला और नो ग्रोथ वाला। अब बताए ग्रोथ में फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ है, राइट? आपको क्या थोड़ा सा समझने में, अगर आपको याद है मैंने आपको क्या समझाया था इसके ऊपर, कि व्हाई डू वी राइट ग्रोथ डायरेक्टली। ग्रोथ का मतलब कई ऐसी कंपनियां होती है जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, बट देयर आर कंपनीज व्हिच आर स्टैग्नेंट इन नेचर, जो कभी बहुत बढ़ती नहीं है, जिसका जो चल रहा है वो वही चल रहा है, तो वहां पे हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें वो है, जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आपने किसी जगह पे घर लिया, उसका घर का रेट नहीं बढ़ता, सिर्फ आपको रेंट मिलता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। पर कभी कभी कोई जगह लेते हो ना आप, या कोई घर लेते हो, आपको रेंट जरूर मिलता है, पर वो प्रॉपर्टी का रेट भी अप्रिसिएशन होता है। समझा नहीं समझा? वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 रुपए का डिविडेंड मिला, मैंने 100 रुपए का शेयर लिया था, तो आप कहेंगे तो 5% का ही रिटर्न हो गया, पर ऐसा नहीं होता। उसके शेयर की प्राइस भी हर साल 20% बढ़ जाती है, यानी कि मेरा जो रिटर्न आया वो 5 नहीं, मेरा रिटर्न है 25%। समझ आ रहा है? क्या शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि रेट भी बढ़ते हैं? तो ये ग्रोथ वाली कंपनीज का रेट बढ़ता है, जिसका ग्रोथ नहीं होता ना, उसके रेट स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उसको D1 अपॉन P0 कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब बताइए कोई D1 की भाषा क्या होती है, कब उसको D1 कहते हैं? अगर वहां पे लिखा हो एक्सपेक्टेड, वहां पे लिखा होगा नेक्स्ट, अपकमिंग, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, सॉरी एंड ऑफ द लास्ट ईयर बोलो, करंट ईयर बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? D1। पर भाषा ऐसी हो, करंट ईयर का डिविडेंड, पास्ट ईयर का डिविडेंड, कंपनी पेज डिविडेंड, पेज PAYS, पेज इतना डिविडेंड देते आ रही है, उसको हम लोग D0 कहते हैं। तो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ। याद आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो कंपनी का डिविडेंड 10 रुपए है D0 का, और 10% ग्रोथ है, तो D1 कितना आएगा? 10 प्लस 10% 11 रुपए। तो आपने हमेशा D1 पे लिखना है, याद रखना। D0 नहीं लिखते, D1 लिखते। D1 का फॉर्मूला D1 इज इक्वल टू D0 प्लस उसके बॉडी में ग्रोथ घुसेड़ना है। पर क्या आप जानते हो ग्रोथ का भी एक फॉर्मूला है? क्या नहीं जानते? क्या आप जानते हो ग्रोथ का भी एक फॉर्मूला है? ग्रोथ इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय R। कितने लोगों को याद आ रहा है? याद आ रहा है? व्हाट इज दैट B? अच्छा, चलो आपसे एक सवाल पूछेंगे। कंपनी 100% पैसे कमाती है, 40% दे देती है, कितना बैलेंस बचता है? तो 60% आपका B हुआ। पर जो कंपनी 60% रखती है ना, उसको किसी ना किसी जगह पे लगाती है। फॉर एग्जांपल, उसकी कमाई 20% की है, उसका R 20% है, यानी 60% मल्टीप्लाइड बाय 20%, यानी कि होता है 12%। व्हाट डू यू मीन बाय 12%? यानी कंपनी का ग्रोथ करने की जो रफ्तार है वो 12% की। बताओ रफ्तार जो आती है वो बैलेंस से आती है या डिविडेंड पे करने के बाद आती है? अगर मैं सारा जो कमा रहा हूं और डिविडेंड के स्वरूप में बाद ही दे रहा हूं, एंड दैट केस देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ,
ग्रोथ तब आती है जब पैसे में बैलेंस रखता हूं, इसलिए फॉर्मूला इज व्हाट, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जी। अच्छा, साथ ही साथ आप बताएंगे अर्निंग प्राइस अप्रोच, आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला एक बार बताएंगे, ईपीएस 1 अपॉन P0, और ग्रोथ के साथ में ईपीएस 1 अपॉन P0 प्लस जी। आपको बोलने आ रहा है ना? आपसे मेरा सवाल है, ये दोनों फॉर्मूला कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है, हम लोग क्या D1 अपॉन P0 यूज करते हैं। किसी क्वेश्चन में ईपीएस भी दिया हो और डीपीएस, ये आपकी फिर चॉइस बनती है, आपको ईपीएस से करना है या डीपीएस। और अगर आपके इसमें वक्त बहुत है एग्जामिनेशन में, तो टू बी ऑन सेफर साइड आप इसका आंसर जो है दोनों भी तरीके से निकाल के खत्म कर सकते हैं, बिकॉज इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये ग्रोथ का मैंने आपको बता दिया। अब बताएंगे CAPM, ऐसा कोई फॉर्मूला आपने कभी देखा होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। CAPM याद रखना, क्या CAPM जब भी आता ना, इट इज अबाउट बीटा, इट इज अबाउट बीटा। तो अगर मैंने पापा जी से बोला, पापा एक काम करो, अपन FD तोड़ के रिलायंस में पैसे लगाते, तो पापा कहेंगे बेटा देख तुझे किधर भी लगाना लगा। पहली बात तो FD जो है ना, वो जीरो रिस्क का आइटम है, उसका बीटा जीरो है, बिकॉज वो रिस्क फ्री चीजें हैं। और अगर तू ये छोड़ के निफ्टी में लगा रहा है, तो निफ्टी का बीटा 1 है, और रिलायंस का बीटा तो निफ्टी से भी ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए 7% अगर मुझे FD में मिल रहा है, तो मेरा RF क्या हो गया? उतना तो पापा बोले उतना तो मिलना ही चाहिए बेटा। पर अगर तुम निफ्टी में लगाते हैं, तो निफ्टी का RM जो है, RM रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट, अगर वो 12% चल रहा है, और रिलायंस का बिट्टा जो है 1.5 है, तो पापा बोलेंगे देख बेटा FD में 7 मिल रहा है, 1 बीटा का जो आइटम है निफ्टी, उस पर मिल रहा है 12, तो रिलायंस पे 12 से ज्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज रिलायंस का बिट्टा तो 1.5 है। बताओ रिलायंस से कितना मिलना चाहिए? नहीं समझा? आई रिपीट, देखो भाई मार्केट से कितना मिल रहा है मुझे, FD पे 7, रिलायंस का बीटा 1.5, वैसे मार्केट से यानी कि निफ्टी 1 बीटा पे चलता है, उसका रिटर्न 12% है। ये 12-7 क्यों करते? यानी कि वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ 1 बीटा, 0 से 1 पे जाने के लिए कितना रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो ये आपको 5% आपकी रिस्क का प्रीमियम है। तो अगर मैं मार्केट में निफ्टी में लगाता हूं, तो मुझे 12 मिलते हैं, यानी कि 5% मेरा प्रीमियम है 1 बीटा के रिस्क का। पर इस कंपनी का बीटा 1.5 है, तो ये मुझे रिस्क प्रीमियम 5 नहीं 7.5 मिलना चाहिए। आई शुड नॉट गेट 5, आई शुड गेट 7.5। दैट्स व्हाई 7 + 7.5, द आंसर शुड बी 14.5%। दिस इज माय CAPM। एवरीबॉडी याद आ रहा है क्या? देखो ये जो नोट्स बनाए ना, वो इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया नोट्स बनाई ना, इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको रिवाइज करना और रिवाइज होगा नहीं। बहुत बुद्धि लगा के इस चीज को बनाया हुआ है, इसमें बहुत मजा आने वाली है, राइट? आप जब इसी क्लासेस होने के बाद में जब ये लेक्चर देखोगे और किताब खोलेगी, आप सोचो यूं चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिकॉज अदरवाइज कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थ्योरी में आसान होता है, प्रैक्टिकल में रिवीजन ऑफ द चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे रिवाइज करें? अपने को सारे प्रॉब्लम खोल के बैठना पड़ेगा। अब 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व करके जो आपको आनंद आएगा और जो फाइनल कॉन्सेप्ट निकलेगा, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यहां पे वो सारे प्रॉब्लम्स का जो सार है, जो समरी है, वो इसमें डाला हुआ है, इसलिए कम से कम समय में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपसे सवाल है रिया अप्रोच के बारे में। इसको कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। क्या कहते हैं इसको? बताओ बच्चों, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या होता है? बोलते हैं आपको सिर्फ D1 नहीं मिलता, आपको सिर्फ D1 नहीं मिलता, आप लगाते हो P0, आपको मिलता है D1। ये मिलता है, ये आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच जरूर कहता है, पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच कहता है आपको D1 अपॉन P0 मिलता है। पर वो एक मिसिंग चीज कर रहा है कि आपको एक्चुअल पैसा तो ये मिलता है। आपके जैसे, मेरे जैसे शेयर होल्डर कभी भी D1 के भूख की वजह से कोई शेयर में पैसा नहीं लगाता, बिकॉज जो डिविडेंड आता है ना, वो इतना तुच्छ आता है ना, आपको देखने का मन भी नहीं करता उसको। आप 3000 का शेयर लेते हो और डिविडेंड आता है 1 रुपए। अब 1/3000 क्या मतलब है? कभी कभी तो हम लोग इनकैश भी नहीं करते, पर वो डिविडेंड चैप्टर में लिखा है कि अगर डिविडेंड अगर 7 साल तक आप इनकैश नहीं करोगे, तो आपके शेयर्स भी IPF में चले जाते हैं। तो इसलिए लोग जबरदस्ती डिविडेंड को इनकैश करते हैं, बिकॉज डिविडेंड कुछ कंपनी बहुत तुच्छ देती है, और कभी कभी तो कुछ कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। वॉरेन बफेट की कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। तो D1 अपॉन P0 देखने को सही लगता है, बट एक्चुअली जो मलाई है, जो आपका प्रॉफिट है, वो यहां पे है। तो रिया कहता है कि रियलाइज देखो कि कितना एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ D1 नहीं आ रहा है। आपके घर तो आपका शेयर है 1500 रुपए का, आज आपने 1000 रुपए में लिया था,
तो यार हैविंग अ 10 रुपीज का डिविडेंड, 500 का प्राइस गैप, आपने 1000 लगाए थे, दिस इज योर आंसर। एवरीबॉडी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज कॉल्ड एज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। याद आ रहा है एवरीवन? आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे वैक वैक। याद है वैक वैक में 2 बच्चे हुए, पूरे चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ केडी, केपी, केआरके। उनके नॉलेज के बगैर आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैक को 5 कॉलम से सॉल्व करते हैं। याद है वैक के 5 कॉलम? सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट। अरे कितना अच्छा बोलते हो ना, आपको सब कुछ याद ही हो जाता है क्या? कैसे कर लेते हो सब? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम बुक वैल्यू बोला तो बुक वैल्यू से लेंगे, और तो मार्केट वैल्यू में इनके कौन से कॉलम में परिवर्तन हो जाते हैं? बुक वैल्यू का पहला कॉलम सोर्स, इधर का भी पहला कॉलम सोर्स, पर सोर्स में फर्क होता है। आप मार्केट वैल्यू में रिजर्व नहीं लेंगे, बुक वैल्यू में लेंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, क्या दोनों के अमाउंट में चेंज हो जाता है? यस। बुक वैल्यू का जो कॉलम है अमाउंट का, उसमें अमाउंट आता है, और मार्केट वैल्यू के अमाउंट के कॉलम में मार्केट वैल्यूज आती है, बुक वैल्यू नहीं आती। और क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी होती है, यानी आपने मार्केट वैल्यू लेना चाहिए। बुक वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होता है ना, वो बुक वैल्यू दिया होता है, और नीचे नहीं कि एडजस्टमेंट में लिखा होता, अब उसकी प्राइस इतनी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई शेयर 100 रुपए में गया था, तो 100 रुपए के बुक वैल्यू, पर उसकी प्राइस आज 130 चल रही है, तो मार्केट वैल्यू में 130 आएगा। आपको याद आ रहा है? मैं अकेले से क्या मैं खुद से बातें कर रहा हूं? आपको समझ आ रहा है ना कुछ? आप देखो भाई, ये बहुत काम का चल रहा है, अंडरस्टैंड करो। अच्छा, सोर्स हो गया, अमाउंट हो गया, वेट इज द बेबी ऑफ अमाउंट, तो वेट तो वो तो वहां से कैलसी में निकलेगा बाहर। अब बात करेंगे रेट की। सबसे अच्छी खबर है, रेट दोनों का सेम ही होता है, रेट कॉलम में कोई बदलाव नहीं होते हैं। रेट विल बी ऑलवेज सेम फॉर बुक वैल्यू एज वेल एज मार्केट वैल्यू, और लास्ट में आता है आपका वैक वैक। पर इसमें एक क्वेश्चन है, जिसमें अगर के आर इज नॉट इज इक्वल टू केपी, तो जब के आर के इक्वल टू नहीं होते ना, तो तब कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है। अक्सर मार्केट वैल्यू जब बोलते हैं तो हमने रिजर्व को स्ट्रेट अवे इग्नोर करना चाहिए, पर जब किसी क्वेश्चन में के आर इज नॉट इक्वल टू के, उस क्वेश्चन में आपको रिजर्व लिखना पड़ता है। पर रिजर्व लिखना के वजह से ये नहीं होगा कि रिजर्व की वैल्यू आएगी। हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विटी की वैल्यू ही होती है उसी को ही इक्विटी और रिजर्व में डिवाइड करते हैं। रिजर्व लिखते हैं, इसका मतलब नहीं कि रिजर्व की अमाउंट भी डालेंगे, रिजर्व सिर्फ नाम के लिए लिखते हैं, पर जो पैसा इक्विटी का ही रिजर्व को कुछ हिस्सों में डिवाइड। सर वो प्रोपोर्शन क्या होता है? बुक वैल्यू में जो इक्विटी और रिजर्व का जो प्रपोर्शन होता है ना, उसी प्रपोर्शन को मार्केट वैल्यू में डिवाइड करते हैं। आप ऊपर से गया के बताओ, कब रिजर्व नहीं लेते? मार्केट वैल्यू में जब के ई इज इक्वल टू के आर होता है, पर जब मार्केट वैल्यू में के ई इज नॉट इक्वल टू के आर, आपने रिजर्व लिखना चाहिए, लिख दिया, पर डज नॉट मीन रिजर्व का बुक वैल्यू डाल दिया और इक्विटी का बुक वैल्यू, ऐसा नहीं होता। इक्विटी का मार्केट वैल्यू लो और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। कौन से? एक इक्विटी में डालो और एक रिजर्व। पर वो हिस्सा क्या होगा? व्हाट विल बी दैट प्रपोर्शन? बुक वैल्यू में जो दोनों का प्रपोर्शन था, उस प्रपोर्शन में इसको बांटना पड़ेगा। मैं बोल चुका हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट आप देख सकते हो सभी लोग, ये फॉर्मेट आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो चुका है, राइट? दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग वैक वैक। इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया 10%, तो केडी जो यहां पे आता है वो 10% आएगा या 7%? अगर इंटरेस्ट 10 दिया है और केडी दिया है 7%, तो यहां पे क्या लोगे रेट में? रेट विल बी 7%, रेट विल बी 10%, क्योंकि यहां पे हम लोग केडी और केपी लेते हैं। याद रखना, क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरेस्ट 10 और टैक्स 30%, तो आप उसका केडी 7% निकालोगे, वो यहां पे जाएगा। यहां पे इंटरेस्ट नहीं जाता, यहां पे टैक्स माइनस करने की बात की चीजें आती है। इज दैट ओके एवरीवन? तो पता है आपको, हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म किया, कंसेप्ट्स को खत्म किया है। ओके, अब सारे कंसेप्ट्स तो हो गए। अब एक काम करेंगे, हम जो इसके क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 तो होगा ही,
नहीं है क्वेश्चन 1? मेरे पास में है, बताओ। यहां पे इसमें लिखा है इग्नोर 103, कंसिडर करंट मार्केट प्राइस, ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा वेरी इजी, डू नॉट सॉल्व अगेन, टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा है वेरी इजी, डू नॉट सॉल्व अगेन, बहुत ही आसान है। इस तरह की एडिंग दी हुई है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है आपने इस क्वेश्चन को मस्ट सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ खास लिखा है, 6 में 7 में कुछ खास लिखा है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत कुछ खास लिखा है। अब एक काम करेंगे, अब एक काम कर लेना, करेंगे। मेरा क्वेश्चन है यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कितना आपको याद आ रहा है। वैसे इन्होंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 को इग्नोर करें। आप बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, सॉल्व करेंगे। 5 years अगो सोना लिमिटेड इशूड 12% इरिडीमेबल डिबेंचर्स और 103 रुपए में 12 साल पहले इशू किया। 3 प्रीमियम था, 100 का चीज 103 में गया। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर 94। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, आपको जवाब देना है क्या लिखा गया है। इरिडीम का फॉर्मूला बोलेंगे, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस। सर ये जो सवाल है वो बहुत ही क्लियर है, इरिडीमेबल का है, ये रिडीमेबल का नहीं है। तो हम लोग इरिडीम के बारे में आरवी और एनपी की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में इरिडीम लिखा है तो ये आरवी का कॉन्टेक्स्ट नहीं लेंगे। अब बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आपको 12 लिखना है, 12 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, आपका कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो गया। और आपके हाथ में पैसे कितने आए? अब आप 103 लिखेंगे या आप 94 लिखेंगे? क्यों भाई, क्या लिखा है, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों लिखा? आप यहां पे लिख रहे हैं 5 साल पहले हुआ है और आपको वो करंट पूछ रहा है, यानी कि वो बोल रहा है जिस समय इश्यू था उसकी बात मत करो। मैं जानता हूं उसका एनपी 103 था, पर वो बोल रहा है मैं उस समय की कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूं। मैं आप बोल रहा हूं कि आज आप हिसाब लगाओगे तो क्या होगा। हालांकि अगर ये आज नहीं बोलता ना करंट, तो मैं उस समय की इशू प्राइस लेता, क्योंकि हमारा एनपी का कॉन्सेप्ट ये इशू प्राइस ले लो। तो इशू प्राइस तो उसका बहुत था, 103 था, तो आई वुड हैव टेकन 103। पर वो तब की बात ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा आज बता दो क्या होगा। वहां पे एक स्पेसिफिक है करंट कॉस्ट, इसलिए हम लोग कितना ले रहे हैं इसको, क्योंकि वो वर्ड लिखा है 5 साल पहले 103 का था, तो 5 साल के पूछ ही नहीं रहे हो, वो आज का पूछ रहा है। तो आज कितना है, तो आंसर कितना आएगा? 94, राइट। नीचे देखो 94 लिखा। ऐसा क्लियर एवरीवन? जब आपने इसको सॉल्व किया था ना, तो तब भी आपने अच्छे से सॉल्व किया था, पर क्या होता है तब आपको होलिस्टिक आइडिया नहीं थी। अब आपके दिमाग में पूरे चैप्टर की आइडिया है। अब जो आपका देखने का नजरिया ना, अब ये समझने का नहीं, रजिस्टर करने का है, क्योंकि समझ तो आप तब रहे थे, अभी वो रिवीजन जब हो रहा है ना, अब वो फिट हो रहा है। अच्छा ये आया तो ये, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देख करते हैं। कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/22, यानी 5 साल पहले इशू हुआ था और 5 साल का उसका लाइफ है। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी रिडीमेबल का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, पहले तो रिडीमेबल का फॉर्मूला बोलते हैं, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो बताएंगे इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट तो है 10% ना, 10%। ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स आ गया 35%। आरवी कितने में होगा रिडीम, यहां पे लिखा है इशूड एट प्रीमियम है, राइट, 10%। मैच्योरिटी का कुछ लिखा नहीं है, अर्थात ही क्या, ये 100 में होगा। आप आरवी 100 है, पर आज आपके हाथ में जो पैसे मिले ना वो 100 नहीं है, वो आपके कह रहे 10% प्रीमियम में है, यानी कितना होगा
यानी मिले हाथ में 110 है, यानी कि एनपी 110 है, पर जो फ्यूचर में देना है वो कितने है, यानी कि क्या होगा, आरवी 100 माइनस एनपी 110 अपॉन कितना करना है, 17 से लेके 22, यानी कि इट विल बी ऑफ 5 इयर्स, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे और फिर आंसर क्या आएगा नीचे, 100 प्लस 110 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। ओके, और ये मान के चल रहे आरवी माइनस एन इज इक्वल कैपिटल, इसलिए ब्रैकेट में 1 माइनस टी नहीं लिखेंगे, ये आंसर आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या अलग लगा आपको, यही इन्होंने 17 और 22 है, मैच्योरिटी दिया कि 5 साल नहीं, ये आपको समझना है ये 5 साल है, इसलिए एन 5 आपने ढूंढा, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, ये क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, आपको मिले कितने हैं और दे रहे कितने, यानी आपको मिले 110 है और दे रहे 100, ऐसा बहुत कम बार होता है, यानी कि उल्टा फायदा हुआ है, नहीं समझे, आपको मिले कितने और आपको देना कितने, तो कितने हाथ में है, 10 एक्स्ट्रा है, वो 10 कितने सालों में 5, यानी 2 रुपए का फायदा हुआ है, तो आपकी कॉस्ट 2 रुपए से कम होना चाहिए, तो आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से 2 रुपए कम हो रहे थे, 6.5 में से 2 कम होकर 4.5 ही आएगा। यू आर नॉट सेइंग 6.5 तो इंटरेस्ट लगी रहा, पर 2 ऐड मत कर देना उसमें, बिकॉज आपको ये फायदा हुआ, आपको मिले 110 देना 100, यानी यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 10 years and 5 years, 10 रुपीज का 5 years में यू आर गेटिंग 2 रुपीज का बेनिफिट एवरी ईयर, तो आपका 6.5 खर्चा हो रहा था, 2 तो माइनस हो जाएंगे, तो 4.5 का खर्चा हुआ। ये इस क्वेश्चन में या ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। एवरीवन रिकॉल करेंगे मेरे साथ, आओ। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर 100 एज, क्या बोल रहा है, यहां पे 2012 में इशू किया था, 2022 में मैच्योर्ड होगा, कंपनी वांट्स टू नो, अब देखो खुजली देखो, वो 12 में इशू किया है, मैच्योर्ड होगा 22 में, पर उसको 2017 की कॉस्ट चेक करना है। When the market price is 80, तो अब आप कौन सा लेंगे, मार्केट प्राइस 80, यानी 2017 में कहानी होती तो आपका 80 रुपीज हाथ में रिसीव होता, आपका फॉर्मूला वापस वही है रिडीमेबल का, आप बताएंगे इंटरेस्ट कितना है, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स कर देंगे, आरवी कितना है, कुछ दिया नहीं तो 100, हाथ में पैसा कितना मिला 80, अपॉन कितना करेंगे 5, बिकॉज 2017 से 22 वाला जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, ये बहुत क्रिटिकल था वैसे, 10 साल मत कर देना, 5 साल, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 एंड होल अपॉन कितना आएगा, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, यानी कि 100 प्लस 80 अपॉन 2, आंसर इसी का। ये जो मैं कर रहा हूं कुछ याद आ रहा है क्या, और अब रिवाइज कर रहा हूं तो कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, नहीं, मेरे को बताना, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मैं फिर अगला चैप्टर, अगर इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा हो ना तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आप जानते होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हमने 8 दिन की पढ़ाई की, लगभग 18 से 19 घंटे हमने पढ़ाए, जिसको मैं 1 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, तो 1 घंटा वर्सेस 18 घंटे की पढ़ाई, वही हमने क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में वी हैव लर्नड अबाउट 15 to 16 आवर्स, उसको भी 1 घंटे में रिवाइज करेंगे, और ये वीडियो में आपके हवाले करूंगा ताकि आप इसको आराम से जब भी इच्छा हो, क्योंकि एफएम सब्जेक्ट और एसएम को दोनों को एग्जामिनेशन के पहले दिन रिवाइज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे समय पे कुछ समरी होगी तो हम लोग उसको रिवाइज कर पाएंगे, आप अकेले में लोगे ना इसको, मैं गारंटी कर रहा हूं एक चैप्टर आपको 6-6 8-8 घंटे का लगेगा, आप बोलेंगे चलो कैपिटल स्ट्रक्चर में रिवाइज करता हूं, 6-8 घंटे तो आप मान के चलो, वो मैं आपका 1 घंटे में करा रहा हूं, आपका टाइम सेव ना कि सिर्फ इस बार हो रहा है, 4 बार रिवीजन में आपके कम से कम एक चैप्टर के 20-25 घंटे बचेंगे। तो ये मैं कॉन्सेप्ट को ऐसे रिवाइज करा रहा हूं, इफ इज देयर इज वैल्यू एडिशन तो मैं कराता हूं, वरना मेरे को अगला चैप्टर वेट कर रहा, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं। नहीं कमॉन जबरदस्ती, यस आई एम कमिंग, वेट करो, आप मुझे बता, अरे मैं पूछ रहा हूं जवाब तो देंगे आपको, भाई कितने लोगों को फायदा हो रहा, हाथ ऊपर कर देना बस, बेनिफिशियल टू यू, ओके भाई, वो करेंगे जो आपके फायदे का, मुझे
1 मिनट में मैं बेबी से बॉय बन जाता हूं, बॉय से बेबी बन जाता हूं। कम ऑन बेबी, कम ऑन बॉय, चल क्या रहा? यस, बेबी इज कमिंग एंड बाबा इज रनिंग कम। इधर सभी लोग देखें, स्टार्ट करें। इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर स्टॉक यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स 100 शेयर्स विद स्टेटेड डिविडेंड 12 रुपए, फ्लोटिंग कॉस्ट 3%, देन कैलकुलेट द प्रेफरेंस। कुछ नहीं करना है आपको, पीडी अपॉन एनपी करना है। अरे केपी निकालना है भाई, पीडी के ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स तो आएगा नहीं। अब बताओ क्या बोल रहा है, पीडी कितना है 12, तो 12 तो 12 रहेगा। हाथ में कितना पैसा है? 100 आया क्या 97 आया? 97। आंसर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ issues a 2000 10% preference shares 100 का each at 95. The company proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year. यानी कि इसका लाइफ जो 10 साल का है, ये रिडीमेबल का है। कौन से बताइए? पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन ऑल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। आप बताएंगे पीडी कितना? 10 प्लस आरवी कितना? सर कुछ दिया नहीं तो 100 ही लेंगे। और हाथ में पैसे मिले कितने? 95। एनपी अपॉन एन करेंगे तो 10 आ जाएगा, और बाद में 100 प्लस 95 अपॉन 2 आएगा। आंसर ओवर। देखो हर बार जो आप कैलसी पे जो करते हो ना, ऐसे 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 कैलसी पे करने से अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, कैलसी पे क्या होता है, हर बार आपको सिर्फ पता होना चाहिए एनपी कितना लिया जा रहा है। 100 प्लस 95 अपॉन 2 करके जो 97.5 निकाला ना, वो कुछ आपने उखाड़ नहीं लिया, वो 97.5 जिंदगी में हमेशा आएगा। बट द प्रॉब्लम इज रिवीजन में ध्यान क्या देना चाहिए, वो 95 आ रहा है 100 आ रहा है। आप जो कैलकुलेट करते हो ना, वो टाइम वेस्ट होता है। आप सिर्फ क्लिक करो, अच्छा ये वो है। हाँ, तसल्ली करने के लिए कुछ करो तो अलग बात है, बट आपका ध्यान क्या होना चाहिए रिवीजन पे? वो कैलकुलेट ठोकना ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान होता है एनपी क्या लिया, आरवी क्या लिया। क्योंकि रिवीजन करते समय यह भी बहुत जरूरी कि अपन क्या चीज पे फोकस करें। कुछ लोग क्या करते हैं, वो वेट को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं ऑथर ने वैक बराबर लिखा है क्या। और क्या बोलते, मैं रिवीजन कर रहा हूं। अरे भाई साहब, वो बराबर ही आने वाला है। वो सिर्फ इतना देख ले कि वेट क्या लिया है, रेट क्या लिया है, वो देख बराबर है क्या। वो मल्टीप्लाई करके कुछ उखाड़ नहीं रहे। वो वैसी कैलसी में जो ऑथर ने लिखा ना, उसने भी सोच के लिखा होगा, और आपका कैलसी में तो उसको पढ़ाई नहीं बोलते। वो रेट कैसे निकाला वो पढ़ाई है, बहुत ऑडिट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबॉडी। ये आप सभी जानते हैं, हमने एक क्वेश्चन, ये अनशन क्वेश्चन है, ये मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि अन्नो का क्वेश्चन था जो एंड में हमने करवाया था। ये क्या था, एक कंपनी ने 2500 रुपए आज आपने उसको दिए, वो आपने को 1 लाख रुपए देता है एंड में। यानी कि वो क्या बोल रहा है, ये जीरो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, वेयर यू जस्ट गिव 2500 बट द एंड ऑफ द 25th ईयर आपको 1 लाख रुपए मिलता है। यानी कि आज 2500 लगा दो, ऐसा एलआईसी में बहुत होता है। अभी इतना दो, आपको मरते समय इतना मिलेगा, 25 साल बाद मिलेगा, ऐसा कुछ बोलते रहते वो लोग। तो आज आपने 2500 देना है, 1 लाख रुपए आपको एंड में मिलेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज रेस टू एन। ये आता है ना। अब आपका फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है आपका 1 लाख फ्यूचर वैल्यू है। 1 क्या है, 1 है। आर कितना है, आर तो निकालना है, रेस टू एन करना है, एन कितना है। तो आप वो क्या करना, वो 12 बार जो ठोक के जो मजा आती है ना, वो यहां पे आएगी और वहां से इसका आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप उसका आंसर निकाल लोगे। वो आप जानते हैं ना, अपने दोनों तरीके से किया था इसको। यस, आगे बढ़ेंगे तो आपको आर ढूंढ के निकालना है। अभी याद रखना ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपके साथ में दिया हुआ है, RBML इज प्रपोजिंग टू सेल a bond of 5000 at the rate of 8% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally. यानी कि हमने 5000 रुपए कंपनी को दिए और कंपनी हर साल में 1000 भी देंगी, दिखा ना, amortize equally, यानी हर साल 1000 1000 1000 वापस मिलेंगे। पर ना किसी मिलेंगे, 1000 से मिलेंगे नहीं, उसका इंटरेस्ट भी हमें साथ में मिलेगा। तो 1000 भी लेना है और इंटरेस्ट भी लेना है। तो पहले साल क्या होगा, 5000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर। दूसरे साल
जैसे 0 से लेके 365 डेज हो गए, एक साल की कंप्लीशन पे हमारा 1000 भी मिलेगा और 5000 का इंटरेस्ट भी मिलेगा। देखो ऐसे ही हुआ, आपने आपको आपको इनफ्लो कितना है, आपको 1000 भी मिला और 400 किसका मिला, 400 कैसा है, 5000 का इंटरेस्ट मिला 8% पे, 400 रुपए, आपको 1400 रुपए आ गए। अगले साल की स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग बैलेंस 4000 है, तो 4000 का इंटरेस्ट 8% से इट बिकेम 320 और आपको 1000 तो आपके खुद के वापस मिलेंगी, यू आर गेटिंग 1320। अगले साल आपको और 1000 मिलेंगे, पर आपकी बार इंटरेस्ट 3000 पे चार्ज होगा, 240, यू विल बी गेटिंग 1240। समझ आ रहा है? उसके नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल बी गेटिंग 1000, बट दिस टाइम दे वुड बी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन 2000, दैट इज 160। तो इस तरह के पैसे मिलेंगे। पर ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आप करते हो ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, आपको उसका डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। यानी कि जो पैसा ऐसा ऐसा मैं करता हूं ना, ऐसे ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5 5 जगह पे 5 फिगर्स है, उनको सबको यहां पे लाओ। ये देखो ऐसा लाया 4 और 5, उसको लाने के लिए आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्टिव। ऐसा मैं रिस्पेक्टिव को बोल रहा हूं बिकॉज पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग है। कैलसी पे लो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 8 मत करना, 8 मतलब 80% हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.08, आंसर कितना आएगा? तो इसको 0.925 से मल्टीप्लाई कर तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इक्वल टू करोगे तो 0.86 समथिंग, उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में और कुछ आएगा 76, इसको 1240 से मल्टीप्लाई करो, ये संख्या आएगी। अच्छा यहां पे 6% लिखा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है, मैं 8% बोल रहा था। तो 8% से इंटरेस्ट है, पर उनका डिस्काउंटिंग जो है ना, ही एक्सपेक्ट इन्वेस्ट एक्सपेक्ट 6% है, तो 6% अपन डिस्काउंटिंग कर रहे हैं उसको। तो ये सब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। व्हाट इज द आंसर हियर नाउ? ये टोटल लेना एक बार, टोटल लो एक बार, 1316 1174 1041 916 810 52, और आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे? तो 5000 माइनस करो, आपका एक्चुअल में फायदा कितना हो? हाँ 257, ऐसा आपका एक्चुअल में फायदा हुआ। पर लोगों को क्या लगता है कि हमारा फायदा इतना हुआ है, लोग क्या करते हैं, इसी को ही अपना फायदा मानते हैं। इसका टोटल लेंगे ना तो आपको अलग आंसर आएगा। कौन सा पता है? ये जो लिखा है ना 1400 1320, ये जो है ना, ये वाला एरिया जो है ना, आपको लगता है पूरा आपका फायदा है, वो आपका फायदा नहीं हुआ। ये जो है आपका फायदा ये नहीं हुआ, ये तो डिस्काउंटिंग के बगैर है। वो जो डिस्काउंट होके जो आखिरी वाला कॉलम आ रहा है ना, दैट इज योर एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड, बिकॉज वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रियलाइज्ड, एक्चुअली में रियलाइज कितना हुआ, तो वाला कॉन्सेप्ट है ये। याद है, ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है, ये मस्ट सॉल्व कैटेगरी क्वेश्चन है, ये मस्ट सॉल्व कैटेगरी क्वेश्चन है। ओके, ये है मस्ट सॉल्व। आगे बोले क्वेश्चन क्या है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब पहली बार हम लोग के करेंगे, रिस्क फ्री रिटर्न। आई थिंक ये बीटा वाला क्वेश्चन है। बैंक में 10% का पैसा मिल रहा है और आपका बीटा जिस कंपनी 1.75 है, और आपका आरएम यानी कि निफ्टी 15% दे रहा है, तो बताओ एक बीटा का वैल्यू कितना है? एक बीटा का वैल्यू कितना है? आपका रिस्क फ्री 10% है और निफ्टी 15%, यानी कि एक बीटा का वैल्यू 5% है। आप जिस कंपनी में लगा रहे हो वहां आपका 1.75 बीटा है, तो 5% आपका एक बीटा का प्रीमियम है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, 8 पॉइंट, यानी कि ये संख्या जो हो जाएगी ना आपकी 8.75। पर आपको जो बैंक में मिलता है 10%, वो तो मिलना ही चाहिए। पापा बोलेंगे बेटा 10% तो मुझे चाहिए चाहिए, पर तो ऐसी रिस्की कंपनी में डाल रहा है, उसका मुझे रिटर्न चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला देखते हैं ना बच्चों, ये फॉर्मूला 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो मुझे रिस्क पे मिल रहा है, ये जो मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग जब इस फॉर्मूला को देखते हैं, इसका नाम है CAPM। RF मतलब ये रिस्क फ्री वाला रिटर्न,
और ये मतलब होता है प्रीमियम। ये जो फॉर्मूला है ना वो प्रीमियम का है, यानी 10% तो बेटा मुझे मिलते ही है, पर ये मैं जो तेरी रिस्क की कंपनी में लगा रहा हूं उसका मुझे 8.75 एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाके मैं तेरे रिस्की वाली कंपनी में पैसे लगाना पसंद करूंगा, वरना मैं क्यों तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाऊं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? ओके, आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? ये CAPM का क्वेश्चन है। CAPM का क्वेश्चन है। आप एक काम करोगे मेरे लिए, वो जो समरी नोट है ना, समरी नोट, वहां पे हर क्वेश्चन वाइज डिस्क्रिप्शन दिया ना, वो आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था, उसमें क्वेश्चन के नंबर्स चेंज करना है आपको, राइट? आई हैव टोल्ड यू दैट? नहीं बोला मैंने? पर आपके चेंज करवाए थे मैंने। चेंज करो ना। एक बार सिर्फ इतना कर दो। देखो यहाँ पे नंबर मैंने चेंज किए, आप भी उतना कर देना बस। इतना मुझ पे एहसान करना, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने 1 2 3 किया है ऊपर, वो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद में जो लिखा ना 4 है। देखो मैंने भी रेक्टिफाई किया, आप भी कर दो। उसके बाद में 5 कर दो, 6। जहां पे पेज नंबर 73 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है ना, उसको 7 करो। जहां पे पेज नंबर 75 लिखा है ना, उसको 8 कर दीजिएगा। जिन्होंने बुक नहीं लाई ना, वो घर जाके इज्जत से करना, वरना ये समझ आपकी अलग क्वेश्चन की बन जाएगी। वो कमेंट्री अलग क्वेश्चन की है और क्वेश्चन नंबर अलग हो जाएगा। आखिरी में जो 75 जो नंबर है वो 9 नंबर से कर देना। 79 10 नंबर, 81 11 नंबर, 81 12। जैसा स्क्रीन पे मैंने किया आपको वैसे करना है। 83 13, 84 14, 85 15, 86 16, 87 17। देखो ना भैया, देख लो। क्या आपने उसको 18 कर लीजिएगा। हो गया? हो गया? डन? चलो फिर। अब मैंने सारे क्वेश्चन का यहाँ पे समरी लिखा है। अभी जो मैंने 6 नंबर का किया था, वहां पे मैंने क्या लिखा है देखो। 6 नंबर के लिए मैंने, आपको याद है वो 2500 दिए, 1 लाख मिले। मैंने क्या लिखा उसके समरी में? मस्ट सॉल्व बाय यूजिंग ये वाला फॉर्मूला। यूनिक क्वेश्चन ऑन जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फॉर डिटेल सॉल्यूशन रेफर ओन बुक, पेज नंबर 70। ठीक है ना? ऐसा मैंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 70 में मैंने लिखा मस्ट सॉल्व, ये अभी का क्वेश्चन है। और यहां पे देखो कौन सा अप्रोच है, ये क्वेश्चन है रिया अप्रोच का। लिखो पे रिया। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताओ क्या? यहां पे लिख दो डिस्काउंटिंग फैक्टर, और उसमें लिखा है मस्ट सॉल्व। इसलिए कमेंट्री मस्ट सॉल्व में मैं ज्यादा लिखता नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको पूरा सॉल्व करना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एक आध दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं वो लिखवाता हूं, पर कभी कभी कोई क्वेश्चन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसके बारे में लिखवाओगे तो वैसे भी सॉल्व करना है आप। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेता हूं। मिस्टर मेहता हैड परचेस्ड द शेयर ऑफ अल्फा 1000 में। He received dividend for a period of 5 years at the rate of 10%. At the end of 5th year, he sold the shares of Alpha Limited at 1128. You are required to compute the cost of equity as per the realized yield approach. क्या बोलना चाह रहा है बताओ? आपने पैसे इन्वेस्ट किए 1000 रुपए, आपको पैसे मिले कितने? 1128, और आपका डिविडेंड का रेट कितना है? 10%। तो आप बताओ आपको एक्चुअल में पैसा कितना मिला? आपने पैसे 1000 कब लगाए? 0 ईयर पे लगाए, पर आपको हर साल 1000 पे 10% मिल रहा है, यानी एवरी ईयर यू आर गेटिंग 100 100 100 100 100। 5 साल तक आपको 100 100 मिले। ध्यान है आपका? मैंने उसको मल्टीप्लाई किया उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो उसकी संख्या इतनी आ गई। पर मुझे सिर्फ इतने ही पैसे नहीं मिले, मुझे एंड में मिले हैं ये 1128 रुपए। 5वें साल के एंड में मैंने उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया, ये आया आंसर। एंड दिस इज व्हाट यू गेटिंग, ये टोटल आपको पैसे मिले।
तो आपने पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे 1000 और आपको मिले कितने, इतने मिले। तो इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना था आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि आपको ढूंढना था ये 12%। ये 12% क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मैंने ट्रायल एंड एरर से लाया हुआ अमाउंट है कि चलो मैं हाउ डिड वी गेट 12% से लिखा है, पहले 10 से करके देखा, फिर 11 से किया, फिर 12 से देखा। ये नंबर लगभग मेरे 1000 का है, यानी कि ये महसूस हो रहा है कि जब मैं 1000 रुपए का कोई चीज पे लगाता हूं तो मुझे 12% के हिसाब से कमाई हो रही है। अर्थात ये हो रहा है इसका कि अगर मैंने बैंक से पैसे लिए 12% से, तो मैं इस धंधे में ना प्रॉफिट कमाऊंगा ना नुकसान कमाऊंगा। अगर मैंने 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट पे पैसा लिया बैंक से और शेयर्स में पैसे लगाए तो मुझे धंधे में लॉस होगा। 12% एक ट्रायल एंड एरर से अराइव हुआ एक फिगर है। अगर यहां पे मैंने बैंक में गया और मैंने कहा मुझे लोन दे दो, बैंक ने कहा 15% से लोन मिलेगा। अब इस धंधे में क्या हो रहा है, मैं 12% का अगर लोन मिला तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे था, बिकॉज मैंने इन्वेस्ट किया था 1000 और ये भी लगभग 1000 ही है। तो मैं 12% तक का इंटरेस्ट वाला पैसा ले सकता हूं। उससे कम लिया तो मुझे प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा लिया तो मुझे नुकसान होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइज यील्ड मेथड। ये भी मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में समरी में लिखा है मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। हाँ, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। और वहां पे लिखो, वहां पे लिखो very important to understand, very important to understand, very important to understand, 12% we are getting through trial and error method. 12% discounting factor we are getting through trial and error method. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये बीटा वाला क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आप सॉल्व कर पाएंगे? बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताओ। आरएफ कितना है? 7%। और आरएम माइनस आरएफ सिर्फ फॉर्मूला में फिट करना है और कुछ नहीं। टेल मी व्हाट्स द आंसर गाइस? 7 तो मिलना ही चाहिए। और ये 6% मेरे 1 बीटा का वैल्यू और मैं 1.2 बीटा में आ रहा हूं, यानी 7.2 ये मेरा प्रीमियम है और 7% यहां से आएगा, आंसर इज 14.2। ये क्वेश्चन की समरी में लिखा होगा डोंट सॉल्व अगेन, लिखा डोंट सॉल्व, क्योंकि ये चिंदी चोर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टाइम वेस्ट साबित हो जाते हैं। इसी कमेंट्री में आपने लिखा होना चाहिए डोंट सॉल्व अगेन, लिखा आपने? ये आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी कंसिडरिंग रेजिंग फंड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरा स्पीड मैच कर रहे हो कि नहीं? शुड आई गो अगेन स्लो, वेरी स्लो? आपको रिकॉल हो रहा है? मकसद है कि आपको हर एक क्वेश्चन रिकॉल होना चाहिए। ये चैप्टर होगा रिवाइज, आप अकेले में करोगे तो 5-6 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपके अकेले में उतनी सोच की रफ्तार नहीं। यहां पे अपन सब कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कर रहे हैं, आपका जल्दी से रिवाइज होगा। A company is considering raising funds of 100 lakhs by one of the two alternative. One is a 14% और एक है 13%। 14% से लोन लेंगे, 13% से डिबेंचर लेंगे। आप बताओ बच्चों कौन सा अच्छा होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है द टर्म लोन ऑप्शन, आपको 100 लाख लेना है। ऑप्शन 1 में 14% वाला है, ऑप्शन 2 में 13% वाला है। द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट। द डिबेंचर्स वुड बी इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2.5%। अब जाहिर सी बात है, देख के लगता है कि कंपनी को डिबेंचर 13% वाला सस्ते में गिर रहा है, बट कह रहा है कि द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट। द डिबेंचर वुड बी इशूड एट 2.5%। डिबेंचर वुड इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ, मुझे बताओ 100 रुपए की चीज का पैसे कितने मिलेंगे? डिबेंचर में 2.5 लाख, देखो 100 लाख चाहिए डिबेंचर को, 2.5 लाख रुपए क्या है? डिस्काउंट है। 1 लाख रुपए क्या है? इसका कॉस्ट है, यानी कि 3.5 लाख चले गए। यानी पैसा कितना मिल रहा है? 96.5। किसकी बात कर रहा हूं मैं? देखो भैया, मेरे को 100 लाख चाहिए, एक तो मैं डिबेंचर से लूंगा, एक तो लोन से लूंगा। पहले मैं डिबेंचर की बात कर लेता हूं। डिबेंचर का फॉर्मूला होता है, ये इरेडियम का फॉर्मूला है, तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी। तो एनपी मेरा 96.5 है, बराबर है।
ये देखो ये मेरा 96.5, उसके ऊपर मैं कितना दे रहा हूं, तो 13% दे रहा हूं, पर 50% का टैक्स है, यानी कि मैं 6.5 दे रहा हूं, तो 6.5 अपॉन 96.5, आंसर 6.73। ये किसका कॉस्ट है? केडी का कॉस्ट है। पर ये मैं लोन का देखता हूं, केएल का देखता हूं, यहां पे मैं केएल लिख देता हूं, तो क्या होगा, ये 14% है, 14 में दे कितना रहा हूं, 14 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, कितना होगा 7%। तो बताओ सस्ता कौन सा होगा कंपनी के लिए? ये 6.73 है, ये 7%, तो कंपनी शुड गो फॉर व्हाट? डिबेंचर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लगा मुझे। आपने कमेंटरी में क्या लिखा है इसको? डोंट सॉल्व अगेन लिखा ना, वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ आपको नोटिंग करना है इसमें? बोल दो यार, श्योर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज 10 व्हाइल द करंट प्राइस 200. Company is going to start a new project and planning to finance it partially by new issue and partially by retained earning. कुछ पैसा कहां से मिलेगा? रिटेन्ड अर्निंग से मिलेगा, और कुछ पैसा कहां से मिलेगा? आईपीओ से आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आपको केई और केआर निकालना है। इफ द इश्यू प्राइस विल बी ऑफ 190 पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 रुपीज। ये बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपने इतना सॉल्व किया ना, आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोला केआर निकालो और केई निकालो। सबसे पहले मुझे केई का फॉर्मूला बताओ, D1 अपॉन P0। आप बताओ कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है कि डिविडेंड ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड 10 है, यानी कि ऑलरेडी 10 रुपए आपका डिविडेंड है, और आपके हाथ में पैसे आए कितने? वो 200 रुपए की चीज थी, पर वो बेचने के लिए क्या लिखा है यहां पे? आपका फ्लोटेशन कॉस्ट भी 5 है, और आपके पास में इश्यू प्राइस 190 है। तो बताएंगे दोस्तों 190 हाथ में मिला के 185, तो इसका 185 लिखना पड़ेगा। प्लस 5% कंपनी का ग्रोथ है, ये आपका केई आएगा। बट इन दिस क्वेश्चन केआर और केई सेम नहीं है। बताओ केआर क्या आएगा? केआर में क्या होता है ना, आपका 10 डिविडेंड आ जाएगा जरूर, अक्सर केई इज इक्वल टू केआर होगा, पर इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि फ्लोटिंग कॉस्ट इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं अपने ही रिजर्व को यूज करने के लिए फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगाता हूं, इससे मेरे डिवीजन में क्या आएगा? 190 जो मेरा इश्यू प्राइस, प्लस आपका जो भी 5% आपको लिखना है। आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? दोनों में फर्क क्या है? यूं तो के इज इक्वल टू केआर होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज यहां पे 190 में से फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस के है, यहां पे नहीं करते। द लॉजिक इज अपने ही पैसे यूज करने का फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगता। ये लिखा देखो यहां पे, एंड द आंसर इज ओवर। ये क्वेश्चन में क्या लिखा कमेंट्री में? आपने कमेंट्री चेक करो भाई, मस्ट सॉल्व लिखा है ना? क्यों लिखा वहां पे? और उसमें कमेंट्री में कुछ लिखा है? आपको समझा इस क्वेश्चन में? सबसे फ्लोटिंग कॉस्ट मस्ट नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम P0 अगर हम लोग KR कैलकुलेट कर रहे होंगे। लिखा है ऐसा? बोलो भाई। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है P0। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ P0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ P0, और जिन्होंने बुक नहीं लाए वो अभी सुन के लो, पर घर पे आराम से जाके पूरा नोटिंग कर लेना भाई। वैसे आपने लाई क्यों नहीं? मतलब तो ऐसा मैं कॉल कर दिया करूँगी आपको, बेटा वो बैग में डाल दो। आप बोलो तो मैं रोज कॉल कर दूंगा रात में आपको। और आप कितने बजे सोते हो वो टाइम दे दो, मैं उस हिसाब से कॉल करूंगा। 1 बजे के पहले करूंगा। जिन जिन को ये सुविधा चाहिए मुझे आपका व्हाट्सएप भिजवा दीजिएगा। ये सुविधा में मैं आपको रोज रात में कॉल करूंगा और आपको बताऊंगा बेटा ये सब बैग में डाल दिया क्या, ये होमवर्क का क्वेश्चन कर लिया क्या। और एक सुविधा, आप सवेरे में उठा भी दूंगा आपको। उठ जा बेटा, नहाया क्या? एक काम करते हैं, सवेरे अपन सब एक व्हाट्सएप पे आते हैं,
ओके और मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉलिंग कर दिया करूँ। कल से यही काम करते हैं ना। आपको पर्सनल सर्विस मिलेगी। क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 13, आर यू देयर गाइस? कम ऑन। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर, एबीसी कंपनीज, डोंट टॉक गाइस। आने वाले 4-5 क्वेश्चन में मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर से कोटेड 25 रुपए में कोट किया इसको करंटली। द कंपनी पेज यानी कि देते आ रही है, यानी कि D0 है 2। इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट G है 6। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि दोस्तों बहुत ही आसान है। D1 कितना? 2 + 6%, 2 रुपए 12 पैसा। डिवाइड किससे करें? 25 और प्लस करेंगे 6%। आंसर आ गया KE का। इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 8%, तो बताओ 8% होता क्या होगा? अरे पहले 2 रुपए था ना, 2 रुपए + 6%, अब 2 रुपए + 8% होगा, तो 2.16 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? 2.16 में क्या लिखेंगे? कैलकुलेट द इंडिकेटर मार्केट। 2.16 डिवाइड बाय कितने से करूंगा? 25। सही तो कर रहा हूं ना? 8% ले लिया। अच्छा, आपको मार्केट प्राइस बोला है, ओके। तो क्या होगा? देखो D1 कितना है आपका? 2.16। मार्केट प्राइस आपको निकालना है। ग्रोथ रेट कितना है? 8%। और आपके यहां से ये जो आया है ना, वो 14.48 आया। ये सबसे आप पता है इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था? आपको बोला है कि आपका ग्रोथ इतना होगा, आपको बोला P0 ये सब दिया है, P0 ढूंढना है। और आपको क्या प्रॉब्लम था कि आपको K भी नहीं दिया है, P0 भी नहीं दिया है, तो आपने ऊपर का ही K इसमें डाला। क्योंकि अगर क्वेश्चन में दो चीजें नहीं दिए तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, इसलिए हमने इसी क्वेश्चन का ही K यहां पे डाल दिया, इसलिए आप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई P0। ठीक है। क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? कमेंट्री में क्या लिखा है? मस्ट सॉल्व लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे क्या लिखा है उसके अंदर? बी केयरफुल अबाउट पॉइंट। ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं। मैं जल्दी से आपके नया चैप्टर चालू कर दूंगा अभी, मुझे ऐसा फीलिंग दिला रहे हो। चलो नेक्स्ट, इसका जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ दो। 15 इजी क्वेश्चन छोड़ दो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 वैक करेंगे पहली बार। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी 16.3, कहते हैं आपका KE 16.3 है और आपका इनकम टैक्स 30% है। आपको वैक करना है। वैक के 5 कॉलम बता दो। सोर्स, अमाउंट, वेट, रेट, वैक। सोर्स के कितने आएंगे? सारे पॉइंट्स आएंगे बुक वैल्यू से, ये सब कुछ सोर्स में आ जाएगा, ये अमाउंट में आ जाएगा, इसको देख के उसका वेट भी आ जाएगा। एक ही बात बची रेट, तो रेट भी KE का 16.3 है और कुछ दिया नहीं है, तो दोस्तों प्रेफरेंसेस 12 का 12% ही आ जाएगा। और यहां पे जो 10% दिया है ना, वो टैक्स मैनेज करके आएगा 10.5%, और ये 10 का आ जाएगा 7%, और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये डोंट सॉल्व क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको वापस से छूना मत। क्वेश्चन नंबर 17 किया नहीं था हमने क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन था। 18 नंबर पे देखते, आपने कुछ किया था। ये क्वेश्चन वो है जहां पे दोनों सेम नहीं है। ये क्वेश्चन में आपने कुछ तो मार्क किया होना चाहिए। ये लिखा है मस्ट सॉल्व क्वेश्चन, लिखा देखो ये कैटेगरी। आपने 18 नंबर, इसका 17 का 18 किया था। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? मस्ट सॉल्व। याद है क्या लिखा है यहाँ पे? द KE 10.41 और KR 10% है और ये मार्केट वैल्यू से वैक करना है।
देयर आर 50,000 इक्विटी ऑफ 10 यानी 5 लाख की इक्विटी, रिटेन अर्निंग 15 लाख का, मार्केट प्राइस दिया 50, कैलकुलेट वैक एज पर मार्केट वैल्यू। तो बोलो आंसर कैसे आएगा? आपके 5 कॉलम्स आ जाएंगे, 5 कॉलम में पहला कॉलम में क्या आएगा? वैसे तो इक्विटी ही आना चाहिए क्योंकि मार्केट वाले में रिजर्व आता नहीं, पर यहां पे आएगा बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है। तो आपके पास में ये भी आना, देखो यहां पे ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, रिजर्व भी लिया मैंने। ये मैं तब बोल रहा था कि जब मार्केट वैल्यू में भी कैसे रिजर्व आता है, पर मैंने ये संख्या एज इट इज लिखी। यहां पे लिखा है 15 लाख और 5 लाख, देखो मैंने 15 और 5 नहीं लिखा है, देखो मैंने 15-5 नहीं लिखा है, रिजर्व जरूर लिखा है, इक्विटी लिखा है, पर ये मुझे मार्केट वैल्यू से करना है। तो बताओ मुझे इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? इक्विटी कितना है? 50,000 का इक्विटी है, 50 का वैल्यूएशन है, यानी कितना? 25 लाख का वैल्यूएशन है। पर अब 25 लाख, मुझे टोटल 25 लाख चाहिए, टोटल मुझे 25 चाहिए। देखो टोटल मैंने 25 किया है, तो इसका ब्रेकअप कैसे होगा? ब्रेकअप इक्विटी इज टू रिजर्व में होगा। अरे यार चलो बोलो, इक्विटी इज टू रिजर्व में होगा। तो इक्विटी रिजर्व का रेशो कहां से लेंगे? तो ये है 5 लाख और ये है 15 लाख, तो 5:15 में मुझे 25 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी इनका बुक वैल्यू का जो रेशो होता है ना, उसमें मार्केट वैल्यू को डिवाइड करना है, तो वो आएगा यहां पे, ये आंसर यहां पे आ गया। अब वेट तो उसका बेबी है, रेट तो गिवन है और ये आंसर खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभी देखो यहां से कॉमेंट्री लेना चाहो, लिखो 19, लिखो समरी नोट्स में 19। चलो आ जाओ। अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ईपीएस चार्ट, डीपीएस इतना, मार्केट प्राइस इतना है, सब दिया, टाइम पास दिया। द कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग डेट 4 लाख, द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 10% है फॉर 2 लाख के लिए। बच्चों 10 लाख रुपए इनको चाहिए, इसमें से 4 लाख डेट से आएंगे, 6 लाख इक्विटी से आएंगे, इस 4 लाख के भी 2 बच्चे बनेंगे, 2 लाख 2 लाख। कंप्यूट द टैक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट ऑल्सो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के लिए कॉलम्स कितने बनेंगे? 5, उसमें सोर्स में बच्चे बनेंगे 2, एक बच्चा बनेगा इक्विटी, एक बच्चा बनेगा डेट, और अगर हम डेट D1 D2 भी लिखेंगे, बाजू में इसका वेट निकाल देंगे क्योंकि प्राइस तो दी है, 6 दिया है, 2 दिया है। कसम भाई सर बाबा, ये 6 लाख है और ये क्या, ये ना 2 लाख 2 लाख बराबर लिखा ना, 2 लाख 2 लाख। मैंने क्या किया है, ये केपी क्यों लिखा मैंने? ये गलत है ना? ये D1 D2 ऐसा होना चाहिए ना? ओके सही है, ये पॉइंट बराबर है अभी। हाँ चलो, आपका ये आ गया, अमाउंट आ गया। अब बता दो रेट कैसे निकालेंगे? रेट निकालेंगे, आपके 4 रुपए में से आप 25% दे रहे हो, तो कितना बचेगा? एक क्या आ जाएगा आपका? डीपीएस। और 1 अपॉन कितना करना पड़ेगा? नहीं, आपका ग्रोथ रेट 1 यानी कि 1.1 अपॉन 50 प्लस जी आएगा 10%। तो जो भी आएगा आपका ये आएगा केडी, और केडी कितना, सॉरी केई कितना है? 12.2 बराबर है। देखो 1.1 अपॉन 50, ये आ गया पे 12.2%। और ये तो सिंपल ही है, ये कितना बोल रहा है पहले? 10%, 10% में से टैक्स मिटा दो, 7%, यहां पे 7, और यहां पे जो 15 लिखा है, 15 का टैक्स गया है, यहां पे 10.5। ये आंसर जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक दिस वाज इजी क्वेश्चन राइट? लिखो वेरी इजी क्वेश्चन 19, वेरी इजी क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस बाकी वो खत्म करेंगे, ठीक है ना? ओके बस आई जस्ट नीड 5 मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स मैक्सिमम मोर। फिर उसके बाद में अपना जो रोज जैसा पढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना वैसा करेंगे। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखना, क्या लिखा है? कंपनी वांट्स टू रेज अ फाइनेंस ऑफ 5 करोड़, है ना? कंपनी, ये वही क्वेश्चन है, कौन सा वाला? क्योंकि 5 करोड़ चाहिए। देखते कितने लोगों को याद आ रहा है।
आप खुद पढ़ो उसको, एक क्वेश्चन आपको याद रखे। देखो उनके इसमें रिटेन अर्निंग ऑलरेडी 1 करोड़ की है, आपको दिख रहा होगा 5 करोड़ में से 1 करोड़ आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपका 1 करोड़ चला गया, नहीं चला गया। 5 को ही ब्रेकअप दिलाना। अब 5 का ब्रेकअप कितना होगा 3:1 में? एक आएगा 375, एक आएगा 1.25, और 375 में से एक ऑलरेडी आपके पास में रिजर्व का है, तो आएगा 275 एंड 1, तो यानी कि आपका सोर्स में आएगा इक्विटी 2.75, रिजर्व 1, और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद क्या होता है देखो एक बार। सर आपने तो सोर्स बता दिया, अमाउंट भी आ जाएगी, वेट भी आ जाएगा, अब रेट निकालो। रेट निकाल के बताओ, केई का रेट बता दो, केई का रेट बता दो। क्या आप मुझे केई का रेट बता सकते हो? बोलो कितना रेट आएगा? The additional issue of equity shares will result into price shares 25 रुपए हो जाएगा, और पॉइंट 4 में लिखा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है 2 रुपया, और ग्रोथ रेट कितना है 5, तो 2/25 प्लस ग्रोथ रेट 5%। बेटा कवर कर मुझे, तो 2 कितना करेंगे 25, और ग्रोथ रेट कितना है, तो वहां से के निकल जाएगा। अब के आर इज इक्वल टू के, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपके के आर का रेट भी निकल गया। क्या आप मुझे के डी का रेट बताओगे? क्या लिखा है केडी में? उसमें भी 2 बच्चे हैं। हाँ नहीं, पर ऐड नहीं होगा D1 में, वहां लिखा ना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या क्या बोला मैंने? जी हाँ, उसका मैं आंसर बताता हूं, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अगर के ही निकालना है तो D1 आएगा 2, अपॉन आएगा 25, प्लस आएगा G 5%, ये आंसर आएगा। तुम भी वही बोल रहे हो? हाँ बस। अब बात करेंगे केडी की। केडी में 2 बच्चे बनेंगे, कौन से? उसे D1 D2 ले लेंगे, एक का 75 लाख, एक का 25 लाख, तो 75 लाख के लिए कॉस्ट कितनी बनेगी? 10% में से टैक्स हटा दो 7.5, और 12% में से टैक्स हटा दो 9%, आ जाएगा, तो रेट आ जाएगा, तो हो गया, आंसर ही आ गया, खत्म है। पर इसमें क्या होता है, कभी कभी वो आपको डेट निकाले, एक बार याद रखना इस क्वेश्चन में, कभी कभी उन्होंने एग्जामिनेशन में बोला कि हमको कॉस्ट ऑफ डेट एडिशनल निकाल के बताओ, सिर्फ डेट, तो आपको एवरेज डेट निकाल। आपको पता है किसको एवरेज डेट कैसे निकालते हैं? आप क्या करो, 75 लाख का 10% कितना है? 7.5 लाख कैलसी पे लो, फिर 50 लाख का 12%, 6 लाख कैलसी पे लो, ये होगा 13,50,000। अब उसमें अंदर से टैक्स माइनस करो, माइनस कर दो कितना परसेंट? 25% माइनस कर दिया। आप पे कैलसी में 10,12,500 दिख रहा होगा, इतना पर खर्चा लगा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? आपके खर्चे हुए 10,12,500, पर आपने पैसे उसके 1,25,00,000। क्या आंसर है आपका? बस वही आंसर है आपका, 8.1 आपका ये एवरेज कॉस्ट है। अगर उन्होंने एवरेज कॉस्ट पूछा ही तो देखो यहाँ पे 8.1 आया हुआ। इस क्वेश्चन के बारे में क्या लिखना चाहोगे आप? क्वेश्चन नंबर 20 लिखो, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। सर मस्ट सॉल्व क्यों डाला है इसको? ये अनोखा क्वेश्चन है, ये 1 लाख रिटेन करते हैं और उसका शेयर करने बोलते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन है सिलेबस में, एक ही सॉल्व कर देना। ये पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो 3:1 के साथ डिवाइड करते, वही प्रॉब्लम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 अगेन स्टार मार्क दिया हुआ है, तो लिखेगा 21 मस्ट सॉल्व, 21 पे लिखो मस्ट सॉल्व।
देखते कौन याद कर पाएगा इसको। यहां पे बोल रहा है वैक निकालो मार्केट वैल्यू से, बताओ कितने कॉलम बनेंगे? अरे रिकॉल तो करो यार। सोर्स, अमाउंट, वेट। सोर्स में इसमें से क्या आएगा? सब आ जाएगा, सब आएगा। क्या उसकी अमाउंट एज इट इज ये ले लूंगा? नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू बोलता तो लेता। अब आपको मार्केट वैल्यू करना है। मार्केट वैल्यू का है क्वेश्चन में कि ये जो द मार्केट प्राइस 110 की है, इसकी मार्केट प्राइस 108 की है, और इसकी मार्केट प्राइस है 25 रुपए की। यानी कि आपके जो ये 10 रुपए के शेयर है ना, ये 25 रुपए का हो गया, यानी 5 लाख हो जाएगा 12.5 लाख। तो ये आंसर हो गया। आपका डिबेंचर 3 लाख का है, वो जब वो 100 रुपए का था, वो 10 रुपए 110 का हो गया, यानी 3,30,000, 10% की ग्रोथ होगी। यहां पे 8% की ग्रोथ है, तो इसमें 8% आपको ऐड कर, तो आपका ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका। देखो आपका वेट भी हो जाएगा वहां से। अब रेट की बात करेंगे। रेट कैसे निकालेंगे? रेट निकालने में थोड़ा सा आप मुझे हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा। देखते हैं इतना सब कुछ पढ़ाई करने के बाद क्या आप रेट निकाल पाओगे? थोड़ा सा डेंजर वाला रेट है ये, रिडीमेबल का रेट है। थोड़ी कोशिश देखते करके, ये चैप्टर समझ में आया तो करके बताओ। केडी निकाल के बताओ। 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार्ट 2% फ्लोटेशन कॉस्ट 10 साल की मैच्योरिटी। अब केडी बता सकते हो? केडी का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है ब्रैकेट में? 1 तो 1 लिखेंगे। टैक्स कितना है? 0.03। हाँ, उसके बाद में आरबी कितना है? अरे देखो ना 1 में आरबी कितना है? सर कुछ दिया ही नहीं है। 100। एनपी हाथ में कितना पैसा मिला तुम्हें कैसे मालूम? 98। डिवाइड कितने से करेंगे? एन से। एन कितना है? और आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। 100 प्लस 98 अपॉन 2। देखो तो आंसर सही क्या? सही है। अब सेम इसी तरीके से आप क्या मुझे केपी निकाल के बता सकते हो? अच्छा, तो पूरे क्वेश्चन में केपी में से मुझे होता है एनपी कितना है और आरबी कितना है, इतना बता दो बस। 0.2 में बोलो ना। आपने 100 की चीज कितने में इशू की? तो आप क्या ये मार्केट प्राइस क्यों नहीं ले रहे हो? आप 108 में से 3 क्यों नहीं माइनस कर रहे हो? सर अंडरस्टैंड करो, आप गलत बोल रहे हो। आप वो इशू थोड़े, ये तो ये मार्केट प्राइस 108 है। 100 रुपए का इशू हुआ है उस समय। अगर ये दिया नहीं होता तो फिर मैं 108 मानता, पर ऐसा मेरा अभी मान रहा हूं कि उस समय जब इशू हुआ था ना, वो 100 में इशू हुआ था और जिसमें 3 रुपए खर्चा रहता। मेरे हाथ में एनपी 97 आया था, जिसको मैं रिडीम करूंगा 100 रुपए से, तो एनपी मेरा 97 है। देखो कोई भी क्वेश्चन में आरवी और एनपीज आर इंपॉर्टेंट, बाकी लाइफ तो इजी होता है, इंटरेस्ट इजी होता है, उसमें क्या ही होता है। आरवी एनपी को आइडेंटिफाई करना इजी, वो डिफिकल्ट होता है, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, मुझे पॉइंट नंबर 3 में बताओ D1 कितना है? क्यों? 2 + 5% आएगा ना सर, उसमें नेक्स्ट ईयर बोला है, तो फिर वो अपने आप में ही D1 है। इसी तरह से ये आ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने मस्ट सॉल्व करवाया था। पता है व्हाट इज द कॉज ऑफ राइटिंग मस्ट सॉल्व? ये जो चूल है ना, 110 में से 3 माइनस 3, ये 2 माइनस कर दिया, 108 में से 3। ये जो एनपी लिखो, डेंजर एनपी, वहां पे लिखो डेंजर एनपी कैलकुलेशन। उसका एनपी आपको बर्बाद कर सकता। अगर आपने एनपी गलत लिखा तो पूरा केडी गलत, केपी गलत, फिर वैक भी गलत। आगे नेक्स्ट आप बताओगे दोस्तों, यहां पर उन्होंने बोला है वैक बताओ। वैक क्या आप मुझे वैक बता सकते हो? जल्दी से बताओ बच्चों। वैक के लिए आपके पास कितने कॉलम होंगे? और बताओ यहां पे वैक बुक वैल्यू से करेंगे या मार्केट वैल्यू से? इफ नथिंग इज गिवन इट हैज टू बी बुक वैल्यू देन।
हाँ, अब एक काम करना, नोटिंग करना, क्वेश्चन नंबर 22, इफ नथिंग इज गिवन इट इज ऑलवेज बुक वैल्यू। जिसके पास बुक नहीं हो बाजू वाले को ठीक से लिखने लगाओ ताकि उसकी किताब से आप कॉपी करो। तुम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं यहां पे, क्यों? तुम तो पढ़ाई करते हो ना घर पे, तेरा ध्यान भटक रहा है भाई। लिखो व्हेन नथिंग इज गिवन वैक इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर बुक वैल्यू। समरी नोट लाए? नहीं बोलना नहीं बेटा, कल से फोन ही लगाऊंगा रात में और वेकअप कॉल भी दूंगा। वीडियो कॉल कौन बोल रहा है? वीडियो कॉल? अरे ख्वाहिश तमन्ना, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। ये सुविधा सिर्फ ऑडियो कॉल की है। क्या बोला है सर? ये धंधा कब चालू किया? ठीक है। सर मुझे रात को 1:43 को कॉल करना। क्या होता है उस समय? घर के सब लोग तब सो जाते हैं। सर मैं सवेरे उठ नहीं पाती, अब कॉल कर दिया करो। मेरा बुक घर पे छूट गया, फिर तू कहां बैठता है बे? सर मुझे उसके बाद कॉल करो 1:47 को, मैं एक्सेल बना लेता हूं। ठीक है। मुझे आपसे व्हाट यू कैन डू इट। ओ रियली? हवा का रुख बदल रहा है भाई। चलो आ जाओ मित्रों, यहां पे वैक करना है, सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक। आप बताएंगे इस क्वेश्चन में इनका ईपीएस डीपीएस एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट सब दिया है। इनको पैसे चाहिए एडिशनल फाइनेंस 30 लाख रुपए, 2:1 का रेशियो है। आप बताएंगे 2:1 को डिवाइड कैसे करेंगे? 30 लाख चाहिए, 2 क्या आएगा? डेट। इक्विटी आएगा यानी कि 20 लाख 10 लाख। सोर्स में आएगा इक्विटी डेट, इक्विटी आएगा 20 लाख, डेट आएगा 10 लाख। बहुत इजी है, वेट निकाल देंगे। उसके बाद में आप बताओ मुझे उनके रेट क्या आएगी, तो रेट यहां से निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इतना तो D1 कितना आएगा? अरे D1 देख के बताओ ना यार, उसमें भी क्या देखते हो? क्या है D1? डिविडेंड पर शेयर 6 और एक्सपेक्ट ग्रोथ 6%, तो 6.36 अपॉन कितना होगा? 120 प्लस 6% हो गया। ठीक है डन। अब बताओ ईपीएस और डीपीएस जब दिया होगा तो किससे रेट निकालना चाहिए? आप दोनों से भी निकाल सकते हो, पर इस क्वेश्चन में हमने डीपीएस से किया होगा। ओके चलो एक बात पूछो आपसे, आप बताओगे डेट का कितना पैसा लगेगा? 5 लाख के लिए 10%, 5 से 10 लाख के लिए 9%, उसके ऊपर 8%। अपने पास क्या रेट है? अपने पास डेट कितना है? तो बताओ 20 लाख का कितना पैसा आएगा? सर 20 लाख का अपन D1 D2 D3 निकालेंगे। D1 लिखेंगे अमाउंट में 5 लाख, D2 लिखेंगे 5 लाख, D3 लिखेंगे 10 लाख, और तीनों का अमाउंट आ जाएगा, फिर तीनों का वेट आ जाएगा, तीनों का रेट अलग 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 आएगा। पहले का रेट कितना आएगा? 10% ब्रैकेट में से टैक्स माइनस करेंगे और 9 में से टैक्स माइनस करेंगे और वो करके अपन यहाँ पे आएगा। क्या बोलते हैं? ये मुझे बहुत हलकट लगा क्वेश्चन। लिखो वेरी इजी क्वेश्चन। कहां पे लिखेंगे आप? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 22 की कमेंट्री वेरी इजी। जल्दी बताओ भाई। वैक ऑन द बेस ऑफ मार्केट वैल्यू। ये क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 21 में 10 मार्क के लिए पूछा था। 10 मार्क के लिए दिसंबर 21 में पूछा था। एक बार चेक करना क्या लिखा है। आपको वैक करना मार्केट वैल्यू से। बताओ 5 कॉलम कौन से? सोर्स, अमाउंट, वेट रेट। सोर्स कितना आएगा इसमें से बताओ? मार्केट वैल्यू से क्वेश्चन है, सोर्स में क्या नहीं आएगा? आपका रिटर्न अर्निंग नहीं आएगा।
आपके दो आगे अमाउंट है, इनको लेके वेट करेंगे, पर अमाउंट ये नहीं लेंगे। मार्केट वैल्यू बोल रहा है 110 है डिबेंचर का, तो आप 10% की ग्रोथ है 6,60,000 हो जाएगा, और इक्विटी 180 का हो गया, यानी इसमें 80% की ग्रोथ है, ये 80% की ग्रोथ हो जाएगी यहां पे। तो आपका कौन सा कॉलम आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, फिर वेट आ जाएगा। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर इज 24%, यानी कि आपका के डायरेक्टली 24 दिया हुआ है। अरे क्वेश्चन ही हो गया। केडी कितना है? केडी दिया ही नहीं है। केडी कितना है? 12% माइनस 30% जो भी आएगा वो आपका केडी है। आंसर ओवर है। ये क्वेश्चन मुझे 10 मार्क के लिए दिया एग्जामिनेशन भाई। सोचो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आपने जो किया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया इसमें। कितने लोगों को आ गया था वैसे? मतलब आ रहा था क्या देख के? इस क्लास में दो टाइप के लोग हैं। एक को लग रहा है कब खत्म हो जाएगा ये जो रिवीजन चल रहा है, एक को लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, मैं तो जिंदगी का जीवन जी रहा हूं, यहां पे मेरा टाइम बहुत सेव होगा। देखने का नजरिया है उसके पास। क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि सीए फाउंडेशन में मैथ्स में या सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में जो चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ते थे बहुत टाइम स्पेंड किया, जब रिवीजन में गया तो बहुत टाइम स्पेंड किया, पर कभी कोई टीचर का कोई रिवीजन लेक्चर देख लिया उसके बारे में तो वो टाइम बहुत कम लगता है। आजकल यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, तो वहां से आप बहुत जल्दी जल्दी फटाफट उस चैप्टर को, टीचर के दिमाग में सब होता है वो आपको बोलते चलता है, वो आप सुनते चलते हो, पर वही चैप्टर अगर आप रिवाइज करते इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये वो चल रहा है, दिस इज नॉट टेकिंग टाइम। और एक्चुअली जब मैं सॉल्व कर रहा हूं मुझे एक्जैक्टली उसके अंदर की बारकाई पता चाहिए, यहां पे ये ध्यान देना, वहां पे वो ध्यान देना। तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड आल्सो। मैं आपको दूंगा, अगर आपको अभी मन भी नहीं लगा तो आप जरूर उसको पहले अटेम्प्ट में अगर गलती से फेल हो गए तो दूसरे अटेम्प्ट में जरूर देख लेना, पर इसको देख लेना जरूर। नहीं शुभ शुभ ही बोल रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 मस्ट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 24 मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से करना है, दोनों से भी कर देना है, और एक इसके बाद में और एक क्वेश्चन, देन रिवीजन इज ओवर। ओके, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर रिवाइजिंग दिस चैप्टर। आप बताएंगे यहां पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई थिंक इसमें वो टेबल में से आपने हाथ से लिखा था क्या? बाद में टेबल लिखा, पर मुझे आपसे इतना सवाल है, आपको वैक करना है। वैक के लिए देखो यहाँ पे टेबल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, ये आपका बुक वैल्यू से, ये ऑलरेडी सपोज आपका डेटा गिवन है, ये डेटा ऊपर से नीचे कॉपी किया हुआ है। आप में से इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिजर्व है, डेट है। आप मुझे बताओ मार्केट वैल्यू में इसमें से क्या नहीं आएगा? तो हम लोग रिजर्व नहीं आएंगे और सब कुछ आ जाएगा, पर अमाउंट अब की बार थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आप बताएंगे दोस्तों मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या बदलाव होंगे। तो आपका जो रेट होगा इक्विटी का, हाँ अगर वो KD नॉट KR होगा तो वो देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा सेक्सी हॉट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन में अगर ये आ गया ना तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है। इक्विटी शेयर सर कोटेड 130 रुपए का कोट किया हुआ है। आप एनपी क्या लेते हो हमेशा? जो उस समय की इश्यू प्राइस होती है, कोटेड नहीं, इश्यू प्राइस। कोट तो कितना भी करता है इंसान। न्यू इश्यू प्राइस एट 125 पर शेयर विल बी फुली सब्सक्राइब्ड, यानी 125 का उस समय का है, और फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है? 5। हाथ में पैसे कितने हैं? और उसके ऊपर डिविडेंड कितना, यानी कि आपको 120 रुपए आया, उसके ऊपर कितना डिविडेंड दिया? 5 साल का क्या लिखा है? ये ऐसा दिया हुआ है, और यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड टू बी 15, यानी कि ये 15 रुपए है। प्लस आप मुझे बताया कि ग्रोथ कितना है, तो ग्रोथ निकालना पड़ेगी। ग्रोथ बोला है कि 10.6 से 14.19 हो गया 5 सालों में, तो एक बार 6% करके देखो। 10.6 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% आ गया ना? ये आपने ट्रायल एरर से ढूंढ के निकाला, इनका जी जो है 6% है, तो आप यहां पे 6% कर देंगे। आई थिंक आपका केई का आंसर निकल जाएगा। एक बार चेक कर लेना भाई। यहां पे क्या लिखा है? के ई किधर है? के ई
ये के आपका आंसर आ गया। पर आप मुझे बताओ वाई के ई इज नॉट के आर ओवर हियर? बिकॉज जब हम लोग के आर करते हैं ना बेटा तो फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगती है, समझे आप? वहां पे लिखो समरी नोट्स में, आप जहां लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 24 में, बी केयरफुल, के ई इज नॉट के आर, के इज नॉट इक्वल टू के आर बिकॉज ऑफ एफ सी फ्लोटिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग कॉस्ट। बताओ कितना आएगा के आर? आपको डिविडेंड देना 15 का और आपके हाथ में 125 पूरा आएगा बिकॉज फ्लोटिंग कॉस्ट तो है नहीं, ये फ्लोटिंग कॉस्ट अब अवॉइड हो जाएगी। प्लस 6%, कितना आंसर आएगा इसका? ये जो भी आंसर आएगा आपका के आर हो, समझ आया? तो आपका सोर्स में से आपका रिजर्व भी आपको लेना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज अ मार्केट वैल्यू, आपको रिजर्व लेना पड़ेगा बिकॉज आपका के इज नॉट के आर। आपका प्रेफरेंसेस का बताओगे कितना आएगा केपी? मुझे इतना तो केपी का एनपी कितना है, जस्ट चेक करो प्रेफरेंसेस। कैन यू प्लीज टेल मी इसका एनपी कितना है? एनपी एनपी आपके हाथ में कितने पैसे आए? ए 15% प्रेफरेंसेस विद द फेस वैल्यू 100 वुड रियलाइज 105, यानी वुड रियलाइज, यानी कि उस समय जब आप बेच रहे तब आपके हाथ में 105 रुपए रियलाइज हुए। इश्यू प्राइस तो रियलाइज होती है, तो आपका एनपी यहाँ पे 105 है। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिबेंचर का एनपी बता दो, ये मोस्ट डेंजर क्वेश्चन है, समझ नहीं आता इससे क्या बोलना चाहता है। ये क्वेश्चन में लिखो वहां पे जो समरी नोट्स में लिख रहे हो, केडी इज वेरी डिफिकल्ट, लिखो पे केडी कैलकुलेशन इज वेरी टफ। सर क्यों टफ का है? इसको दिया ही कुछ नहीं है। वो बोल रहा है कि एक कंपनी जो हमारे जैसी है, कंपनी प्रपोज टू इशू 11 years 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर इज अ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16% एंड 12%। क्या बोल रहा है? 16% 12%। हमारी कंपनी क्या कर रही है? 15% से दे रही है, किसी और की कंपनी 16% दे रही है, तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे भाई? यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, जो 16% जो है, लोग 16% से इंटरेस्ट पे, डिबेंचर का रेट 16%, मेरी समझो कोई इन्फोसिस से वो 16% दे रही और टीसीएस 15% दे, तो टीसीएस पे लोग पैसे क्यों लगाएंगे जब वो आंसर? तो अपने क्या 16% वाली कंपनी 100 रुपए में डिबेंचर दे रही, तो जो लोग 15% दे रहे और फिर भी लोगों ने अट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए उनका रेट थोड़ा कम होना चाहिए। भाई मेरी कंपनी 15 दे रही, किसी और की 16 दे रही, तो आप 16 वाला में लगाओगे। पर आप मेरे पास में आना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? सर मैं आपके पास में आता हूं, आपका इंटरेस्ट रेट कम है, फिर एक काम करो आप थोड़ा सा इसका वैल्यू डिस्काउंट करो। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका 93.75 ऐसा आपने आंसर निकाला था। दिस 93.75 इज द आंसर, कि उतने में उसका एनपी हुआ था। और यहां पे लिखा भी है कि फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि 93.75 माइनस 2, यानी कि 91.75 इज द एनपी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पॉइंट है, समझ आया नहीं आया? 91.75। ये जो मेरा वीडियो है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, हर रिवीजन में आपको लाभ मिलेगा। ये याद रखना, इसका आंसर है 91.75। ओके, अब ये तो आपको क्लियर है। बताओ इसका जब मार्केट वैल्यू निकलेगा तो इन्होंने रिजर्व क्यों लिया? क्योंकि के इज इक्वल टू नॉट के आर। बाकी ये जो इक्विटी का वैल्यू और ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू है? बताओ ये दोनों सेम क्यों नहीं है? यहां पे 120 और यहां पे 160 क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्केट वैल्यू का है, तो इसकी अमाउंट भी मार्केट वैल्यू की होगी। ये रिजर्व का 30 और इक्विटी इधर मैच हो गया। प्रेफरेंस 36 से क्या नहीं, यहां पे इतना है क्योंकि अब प्रेफरेंस क्या हो, उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। कितना है प्रेफरेंस का वैल्यू? एक बार चेक करो, प्रेफरेंस कितने का है? प्रेफरेंस था यहां पे 36 लाख का, और यहां पे हमने लिखा 3375, उसकी प्राइस कम हो चुकी है। डेट भी कितना था? 9 लाख का, यहां पे लिखा 10,40,000। इस तरह से हमने इसको कर लिया। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इन दिस क्वेश्चन में केडी इज इंपॉर्टेंट। इन दिस क्वेश्चन में वो ग्रोथ जो निकाला है, लिखो वहां पे, ग्रोथ ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ग्रोथ ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
कल्याणम कल्याणम लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कौन सा EBIT हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज 7,50,000 यानी कि EBIT में से इंटरेस्ट जाएगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान दें अभी इज्जत से। फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट 16% 8%। द फर्म हैज अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स 75 lakhs मोर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट। अभी पहले वाला प्रॉफिट जो था वो इतना है और ये एक्सपेंशन के बाद में और ऐड हो जाएगा यानी आपका EBIT बढ़ जाएगा। द फर्म इज एक्सपेक्टिंग एडिशनल जो भी आप पैसा जो लोगे आप वापस से 75 lakhs वो 8% के डेट से लोगे एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी इक्विटी यानी कि जो नया पैसा लोगे आप वो पूरा के पूरा डेट से लोगे। और जो पुराना था ना सर पुराना डेट इक्विटी हमें मालूम ही नहीं है बेटा। पुराना 750 इंटरेस्ट है और वो 750 को 8% जैसा महसूस करते हैं। क्या है कि इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी दिया ही नहीं है पर उन्होंने बोला 7.5 लाख इंटरेस्ट है और उसका 8% का रेट चल रहा है तो कितना आएगा आंसर। ये आपका डेट का वैल्यूएशन है और आपका जो EBIT RLA है ये EBIT 3450 है इंटरेस्ट जाएगा तो ये बचेगा यही आपका KE है तो ये बन गया आपका इक्विटी का वैल्यूएशन। देखो अभी आपका इक्विटी का वैल्यूएशन मिल गया डेट का वैल्यूएशन मिल गया तो आपका बिफोर एक्सपेंशन वाला तो आ गया। सोर्स आपका डेट इक्विटी है डेट का वैल्यूएशन मिला इक्विटी का वैल्यूएशन मिला उनका वेट भी मिल गया और रेट तो क्वेश्चन में गिवन ही है 16% 8% हो गया ना। अब वैक आफ्टर करेंगे पता है ये जो है ना ये वैसे के वैसे ही रहेगा। क्यों बिकॉज जो नया 75 lakhs लाया ना वो डेट से रेज किया है तो इस संख्या में अब डेट वो ऐड होके ये संख्या अब बढ़ जाएगी बराबर है क्योंकि आफ्टर एक्सपेंशन आपने 75 lakhs डेट से रेज किया तो आपने ये इसका वेटेज अगर देखते तो 50-50 हो गया और ये हो गया आंसर आ गया। पर इसका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है कि अब जो इक्विटी ना वो चेंज हो गया। यहां पे क्या लिखा है उसने यहां पे लिखा है कि 8% जो नया लिखा है अब उनका क्या होगा जो KE है वो KE क्यों चेंज होगा क्योंकि आपका EBIT चेंज हो रहा है तो EBIT में ये ऐड हो जाएगा 14,25,000 तो आपकी इंटरेस्ट कौन सी है कि दोनों इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा पुराना वाला इंटरेस्ट नया वाला इंटरेस्ट फिर आपके इसमें EBIT बचेगा वही आपका पैट है बिकॉज टैक्स नहीं उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी के नए वैल्यू से फिर वो आपका KE हो जाएगा। देखो ये KE कैसे निकाला एक बार देख लेना आप अच्छे से ये जो 20.88 निकाला ना वो कैसे निकाला देखो आपका बिफोर EBIT और आफ्टर EBIT इतना हो तो आपको टोटल EBIT इतना है आपका इंटरेस्ट दोनों ही माइनस होगा तो आपका ये PBT पैट इतना ही है और इक्विटी का वैल्यू इतना है तो आपका KE इतना है। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो इतना है कि नए का KE कैसे निकाला। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट फाइंडिंग आउट KE। लिखो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 यूनिक क्वेश्चन। देखो यूनिक क्वेश्चन है कुछ अलग क्वेश्चन दिया है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है फाइंडिंग आउट द KE ऑफ न्यू। फाइंडिंग आउट द KE ऑफ न्यू आपको इतना ही लिखना ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइंडिंग आउट द KE ऑफ न्यू ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे हम लोग ऑलरेडी बहुत सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन को बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से सॉल्व करके दिखा सकते हो एक बार बताओगे दोस्तों। ये है पूजा लिमिटेड बुक वैल्यू में सारा पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। बुक वैल्यू के लिए 5 कॉलम होंगे सोर्स वाला कॉलम आ गया अमाउंट वाला कॉलम आ गया इसको देख के वेट भी आ गया। एक ही चीज निकालना है रेट। क्या आप बता सकते हो रेट कितना होगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि D1 एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी तो कहां पे यूज होगा 7% वो प्लस G 7% और ये 40 P0 निकालो मत आपका KE आ चुका है तो KE रेट मिल गया और K इज इक्वल टू KR होगा बिकॉज क्वेश्चन में अलग से कुछ दिया नहीं है। KE KR सेम नहीं होते अगर फ्लोटिंग कॉस्ट दिया होता है पर फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है तो मेरा KR का रेट मिल गया KE का मिल गया। अब मुझे रेट निकालना है KP का।
प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल एट 10 years, सेलिंग प्राइस 75, करंटली 75. डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 6 years आर सेलिंग प्राइस 80. क्या बोलना चाहता है? 75 लू या 80 लू? ये जवाब दिया ना, यू आर स्मार्ट. जब मैं केपी निकाल रहा हूं तो आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा. केपी का फॉर्मूला रिडीमेबल में पीडी 11% प्लस आरवी कितना आएगा? कुछ दिया नहीं तो 100 हाथ में. एनपी कितना है? जिस समय इशू किया था उस समय 75 में इशू आता, आज बाजार का रेट 80 है, तो एनपी कितना आएगा? 75 और 80. 80 क्यों नहीं आएगा? तो फिर 80 दिया क्यों है? कि जब मैं मार्केट वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये 100 रुपए की जगह 80 रुपए हो गई, तो मेरा प्रेफरेंशियल 1 करोड़ का 80 लाख माना जाएगा जब मैं मार्केट वैल्यू का कॉलम नंबर 2 लूंगा. नहीं समझ आया? कितना लिया? क्यों 75 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? $75 सही है. हाँ अच्छा, ये ऐसा है. ओके, ऐसा क्वेश्चन है. ओहो हो, मेरे को ज्यादा पता लगा. हाँ सही है, ऐसा लाइन है बीच में. ओके, डिबेंचर के लिए. हाँ ठीक है. तो प्रेफरेंस कितने में आएगा? 75 lakhs में. और डिबेंचर का कितना रेट हो गया? 80. तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है. एनपी 80 70 तो दोनों क्वेश्चन ही अलग है. आप मुझे बताओ, केडी जब निकालेंगे तो इनका क्या बोलना है? आप बता सकते हैं केडी कितना आएगा? इतना केडी ढूंढ के बता दो. क्या लिखा है? रिडीमेबल आफ्टर कितना लिखा है? 6 years. प्लीज फाइंड आउट. 80 रुपए में माल बेचा जा रहा है. आपको केडी का फॉर्मूला नहीं पता? क्या फॉर्मूला? इंटरेस्ट. व्हाट इज द इंटरेस्ट? 13.5%. ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स ले लेना, प्लस आरबी कितना है? आरबी कितना? 100 माइनस एनपी कितना? 80 अपॉन कितना करेंगे? 6 होल अपॉन आरबी मालूम है, एनपी मालूम, डिवाइड हो गया. केडी का आंसर आ गया. तो केडी मिल जाएगा, केपी मिल जाएगा. केई तो आपने ढूंढ लिया. ये टर्म लोन का 15% का क्या करूंगा? क्या मैं 15 को 15 लिखूं या 15 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स लिखूं? 1 माइनस टैक्स का क्या आ जाएगा? तो ये आंसर आपका हो गया बुक वैल्यू के हिसाब से. क्या आप यही क्वेश्चन मार्केट वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो? मार्केट वैल्यू में क्या आएगा? सब सेम आएगा, सिर्फ रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? और मार्केट वैल्यू में इक्विटी कितने का हो जाएगा? ये 15 करोड़ का है, अब उसकी वैल्यूएशन 40 रुपए की है. अब 10 का 40 हो गया, यानी कि 60 करोड़ का हो जाएगा. फिर आपका प्रेफरेंस का वैल्यूएशन 100 का था, अब कितना हो गया? 75. तो ये 100 की 75 होगी, यानी 1 करोड़ बन जाएगा 75 lakhs. मैं किसकी बात कर रहा हूं? बीवी की या एमवी की? मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं ना. अब ये 100 रुपए की चीज अब 80 रुपीज, यानी कि 100 रुपए का 80 है, तो यानी 10 करोड़ का हो जाएगा 8 करोड़. सिंपल है. और टर्म लोन 12.5 करोड़ का. अरे टर्म लोन की थोड़ी ना वैल्यू चेंज, वो तो गवर्नमेंट, वो तो लोन लिया आपने बैंक से, तो सेम ही रहेगा. हो गया, क्वेश्चन इज ओवर. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन आपको, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, वेदर यू अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, आई डोंट नो. ये आपको समझा? पर इसमें एक क्वेश्चन पूछा मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए क्वेश्चन जाता है मस्ट सॉल्व कैटेगरी. ये पहली बार आपको वो आ रहा है जो अब तक नहीं है. इसको बोलते हैं मार्जिनल. व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? तो आपका एक एग्जिस्टिंग होता है और एक होता है मार्जिन. इनका एग्जिस्टिंग कितना है? ये सब पैसा उन्होंने एग्जिस्टिंग उठाया हुआ, उनको मार्जिनल और पैसा चाहिए, उनको 10 करोड़ और चाहिए. और जो 10 करोड़ रेस कर रहे हैं ना, उसी का ही उनको वैक चाहिए अब. तो 10 करोड़ का सोर्स में क्या क्या आएगा? अमाउंट विल बी रेज इक्विटी एंड डेट इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 5 करोड़ का इक्विटी, 5 करोड़ का डेट. कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन, यानी कि उसमें इक्विटी में भी 1.5 करोड़ का रिजर्व आएगा और 3.5 करोड़ का इक्विटी आएगा, और 5 करोड़ का आएगा आपका डेट. यानी 1.5 विल बी रिजर्व, 3.5 विल बी इक्विटी एंड 5 करोड़ विल बी डेट. एंड एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल रिजल्ट इनटू नेट प्राइस. ये सब ठीक है. तो आपका आपके कॉलम 5 बनेंगे, फिर सोर्स आएगा, सोर्स में आएगा इक्विटी और आएगा रिजर्व और आएगा डेट.
एक बार चेक करो ऐसा सही है, एक चेक कर लो भाई। देखो 10 करोड़ की वैल्यूएशन बराबर आ रही, 3.5 1.5, और ये 4 करोड़ को भी सर 5 करोड़ को भी उन्होंने D1 D2 किया बिकॉज रेट अलग है, तो ये तो वेट आ जाएगी, ठीक है ना। अब अपन रेट निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार चेक करते, इनका बोलना है डेट जो आप 5 करोड़ कर रहे हो ना, तो पहले 2.5 करोड़ का रेट 15% है, तो 15 को 15 ना लिखे टैक्स कम कर दे, और बाद के जो 2.5 करोड़ वो 16% है, वो 16 को 16 ना लिखे टैक्स कम कर दे, तो डेट हो गया। और बोलते हैं कि आपका जो इक्विटी जो है ना वो हो जाएगा 32 रुपए का। आप मुझे बताओ 32 का हो गया, यानी कि पहले कितना था, ये 32 कर दूं नीचे, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, यहां लिखा ना एक्सपेक्टेड 3.6, पर यहां पे क्या था ना, अपने उसको नेक्स्ट ईयर देखा था। अब अगर 3.6 को ही D1 मान लो तभी चलेगा, पर या फिर आप एक काम करो 3.6 में भी और ग्रोथ करो, बिकॉज ये पैसा आप अगले साल ला रहे होंगे, तो अगले साल का अगला साल आएगा आपका D1, तो 3.6 को प्लस अगर करेंगे तो वो आपका हो सकता है, पर आप 3.6 को भी ले सकते हो अगर अभी मानो यही D1 है, और ग्रोथ कितना है 7%। ये आंसर आएगा आपका अगले साल के KE का। पर आप बताओ K और KR सेम आएगा अगले साल, आपका KE KR सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, आर यू श्योर मित्रों। यहां पे देखना, यहां पे 19.03 है, ये 19.03 आपके अजम्पशन के हिसाब से इसको भी मैं 19.03 लिख सकता हूं। फिर आप बोलेंगे यहां पे ऐसा क्यों आया, यहां पे ऐसा इसलिए आया बिकॉज हम वो D1 में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहां पे 3.6 का 7% लिया है और KR करते समय, पर आप इस कंफ्यूजन मत में आना, अपन ने जब सॉल्व किया तो दोनों का सेम ही रखा था, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हुआ क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको अलग क्या देखने मिला, ये वाला पॉइंट कि एग्जिस्टिंग इनका इतना था, मार्जिनल और टोटल। याद रखना ये बातें तीनों एग्जामिनेशन में क्या पूछ रहे वो इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग पूछ रहे हैं, मार्जिनल पूछ रहे हैं या टोटल पूछ रहे हैं, दैट्स ऑल। एग्जिस्टिंग बोला तो आप जानते हैं जो पुराना वाला है, मार्जिनल या एडिशनल तो नया वाला, और टोटल बोला तो ये। तो अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले तो मस्ट सॉल्व करो, और उसमें देखो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्जिनल वैक। क्वेश्चन नंबर 27 is must solve. 27 must solve and very important to understand marginal WACC. And the last question for today guys is this, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गए मेरे। कम और x, मैं इतना ही कॉन्सेप्ट आपको नया पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हमें जाना है x की ओर है। कम दिया था उसमें से आपको माइनस करना होता। देखो कम का मतलब क्या होता है, मैंने कोई चीज को 11 महीने संभाला और 11वें महीने में बेच दिया, तो एक्चुअली मैं 11 महीने तो इन्वेस्टेड था, तो उसका सारा इंटरेस्ट का फायदा मुझे मिलना चाहिए। अब जब फल लगने का टाइम है, आप उसको ले लोगे और बोलेगे आपने 1 महीने संभाला, और आप बोलेगे डिविडेंड मुझे दे दो। तो कम में क्या होता है कि आपको वो मिलने लग जाता है। कम में अगर डिविडेंड, अगर मैंने आपको कम शेयर बेचा 100 वाला और उसके ऊपर डिविडेंड 20 है, तो क्या होगा, I'll repeat again। देखो क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लो 2550 रुपए कम प्राइस है। कम प्राइस का मतलब होता है सेलर्स विल नॉट गेट द डिविडेंड, बायर्स विल गेट द डिविडेंड। तो मैंने आपको कम दिया तो कम देना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत मैं की तो आपको क्यों पैसा दूंगा। तो इसके ऊपर जो है ना 50 रुपए का डिविडेंड एग्जाम्पल, तो 50 रुपए मुझे, अगर उसकी एग्जाम्पल उसकी प्राइस 2500 की है, कितने की है, और आपको उसका डिविडेंड आपको मिल रहा है, जबकि आपको मिलना चाहिए क्या, नहीं। डिविडेंड की प्राइस कितनी, 50 रुपए, और शेयर की प्राइस कितनी, 2500। हालांकि शेयर 2500 का है, मैंने आपसे 2500 लेना है, पर मैं 2500 को 2550 लूंगा, क्योंकि मेरा डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो कम रेट क्या हो जाएंगे, 2550। कम में आप क्या अग्री करोगे, मैं आपको 2550 देता हूं पर डिविडेंड मुझे देना, ऐसा आप बोलोगे। एक साल तो क्या होगा, एक में मैं क्या बोलूंगा, मुझे 2550 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली 2500, पर डिविडेंड मैं रखेगा। तो मार्केट में 2 रेट चलते हैं, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड। कम में यू विल बी रेडी टू पे मोर, एक्स में यू विल नॉट पे मोर,
x में आपके लिए वो x बन गई, वो आपकी नहीं है, फिर आपके लिए वो x है, कम में आपके साथ आ रही है, कम में आपके साथ आ रही है, और x में आपके वो है नहीं, तो आप किस में इंटरेस्टेड हो? x में इंटरेस्टेड हो तो 2500 देना, और कम में इंटरेस्टेड हो 2500, हालांकि आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपको 2550 भी उतने में पड़ रहा है, 2500 भी उतने में, क्योंकि 2550 में आपका वैल्यू बढ़ नहीं रहा, आपको 2500 का शेयर है पर 50 रुपए आपको कंपनी से मिलेगा, इसलिए आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो। समझ आ रहा है? हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही होना चाहिए, क्वेश्चन में कम लिखा है ना, कुछ नहीं समझा तो इतना कम लिखा तो एक्स पे जाना है, कुछ दिमाग मत लगाओ, आपने 2500 का हिसाब लगाना है, 2550 को इग्नोर करना है, एग्जामिनेशन कम दिया तो उसको एक्स पे लेके आओ, दैट्स इट। अभी इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना है। यहां पे लिखा है करंटली प्राइस 39 एक्स डिविडेंड है, तो अच्छी बात है 39 ही प्राइस है, कोई सोचना नहीं, एक्स आया मतलब आपको एक्स ही चाहिए था, खत्म हो गया। इसका P0 कितना मानेंगे? 39। प्रेफरेंस शेयर्स प्राइस्ड एट 18 कम डिविडेंड, 18 कम डिविडेंड, और लिखा है कि डिवेंचर 120 पे बिक रहा है एक्स इंटरेस्ट, तो डिवेंचर सही दिया हुआ है, शेयर्स सिर्फ यहां पे प्रॉब्लम प्रेफरेंस में है। अब देखते हैं, अब मैं एक्स वाले को कुछ नहीं करना है, कम वाले को एक्स पे ले जाना है, इतना कम वाले को एक्स पे, कम माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या हुआ, आपका ये 25 रुपए का 8% कितना है, तो आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो आप मुझे कितना दे रहे हो? 18 दे रहे हो, पर आप 2 रुपए मुझे किसके अगेंस्ट में दे रहे हो? डिविडेंड, और मेरे शेयर की कीमत कितनी है, तो एक्चुअली मेरे लिए आप 18 नहीं दे रहे हो, मेरे लिए तो 16 ही है, बिकॉज 2 रुपए तो आप मुझे मेरे ही दे रहे हो, तो यार एक्चुअली पेइंग मी 16 नॉट 18। ओके, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहां पे जब हम लोग करते हैं ना, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड में हम लोग लिखते हैं पीडी, पीडी कितना है? 8 अपॉन क्या लिखूंगा, सॉरी ये कितना 8% ने कितना 8 100 का नहीं ना वो, हाँ पीडी कितना बताओ, 25 का 8% है कि 2 रुपया, अरे आपने मुझे कितने पैसे दिए? 16, उस पे 2 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, तो इसका रेट कितना आएगा? कितना है ये? 12.5। अगर मैं आपको ज्ञान नहीं देता तो आप क्या करते हैं, आप 2/18 करते, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आप कम से एक्स पे जाओ, कम 18 है, कम आपके काम का नहीं है, आपको एक्स पे पहुंचना है। चलो एक्स वाली को देखते हैं, एक्स वाली सही है क्या? अभी क्या है, सेलिंग प्राइस 120% एक्स इंटरेस्ट, यानी 120 ही है, तो डिबेंचर कितने का है? 12%, 12 पे टैक्स कितना है? टैक्स कुछ है क्या? 30%, तो बताओ बच्चों 12 को कितना लिखूं मैं? 12 ब्रैकेट में 30% माइनस, तो 8.4 ऊपर लिखता हूं, और नीचे में 120 ही लिखूंगा। बताओ 120 क्यों? ऑलरेडी एक्स पे है, यानी कि आपने मुझे 120 दिए, मैं उस पर आपको 8.4 देता हूं, आपने मुझे 120 दिए, मैं आपको उसके ऊपर 8.4 देता हूं, तो 8.4 अपॉन 120, 7% आंसर। यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है। ये अब मैं कैसे लिखाऊंगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी केयरफुल अबाउट कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। ऑलवेज टेक्स एवरीथिंग टू एक्स, ऑलवेज टेक एवरीथिंग टू कम माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स, कम माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन अगर मान लो एग्जामिनेशन के पहले आपको सॉल्व करने टाइम नहीं और आपने सिर्फ समरी नोट पढ़ा, तो आपके दिमाग को क्लिक हो जा रहा है, हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा कि जिसमें ऐसा ऐसा किया था, तो आपको इतना सारा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, तुरंत उतना ही। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सब टाइम पास है, सिर्फ एक्स की बातें अच्छी है। अब लिखो, बी केयरफुल अबाउट एक्स, बी केयरफुल अबाउट कम ऑब्लिक एक्स। क्वेश्चन नंबर 29, बी केयरफुल अबाउट कम ऑब्लिक एक्स। लिखो, ऑलवेज टेक एक्स प्राइस एंड नॉट कम प्राइस, ऑलवेज टेक एक्स प्राइस एंड नॉट कम प्राइस।
कम को ना लो, x को लो, और अब लिखो x इज इक्वल टू कम माइनस इंटरेस्ट। और आपके सभी के कोऑपरेशन की वजह से ये चैप्टर मैंने खत्म किया है। थैंक यू सो मच। आपको आपने जो समरी बनाई है, आई एम श्योर इससे बहुत आने वाले समय में फायदा होगा।